वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में तेज आराम से गाड़ी चला रहा था और रोशनी उसके साइड में बैठी हुई थी। रोशनी के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी, उसका एक हाथ तेज ने पकड़ रखा था। रोशनी ने तेज से कहा, आप थक नहीं गए? गाड़ी चलाते चलाते आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तेज ने उसे देखते हुए कहा, मैं नहीं थका हुआ, मुझे तो मजा आ रहा है। रोशनी ने तेज पर से अपनी नज़रें हटाते हुए कहा, सामने देखिए, ना कि मेरी तरफ। तेज उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसने वापस उसे देखते हुए कहा, मैं दोनों जगह देख सकता हूँ। रोशनी ने हल्के गुस्से के साथ तेज को देखा तो तेज हंसकर सामने देखने लगा। रोशनी भी अपना चेहरा खिड़की की अर्फ करके मुस्कुराने लगी। तेज ने वापस उसका हाथ पकड़ लिया। तेज ने सामने देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ रोशनी, बहुत ज़्यादा। ये सुनकर रोशनी तेज को देखने लगी। तेज ने उसे देखते हुए कहा, अब मेरे साथ तुम हो, मेरा यार भी खुश है और तुम भी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रोशनी ने तेज के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, और मैं प्रे करूंगी कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और बाकी सब भी। तेज ने रोशनी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम्हारे साथ से रोशनी मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, तुम हमेशा मेरे पास रहना। इतना कहकर उसने रोशनी के सर को प्यार से चूम लिया। उनका ये सफ़र ऐसे ही खुशी खुशी हंसते हंसते बीतने लगा। एक दिन बाद मनाली में इशिका मनाली में पहुंच चुके थे, लेकिन अभी वो घर नहीं पहुंचे थे, वो फिलहाल गाड़ी में थे। इशिका काफ़ी खुश थी, जिसे देखकर आरव भी मुस्कुरा रहा था। आरव ने इशिका को देखते हुए कहा, इशिका, मैं घर जाने से पहले कहीं और जाना चाहता हूँ। इशिका ने बिना कोई सवाल किए कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आरव ने उसे देखते हुए कहा, पूछोगी नहीं कहाँ? इशिका ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, अगर आप साथ हैं तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हूँ। इशिका की बात सुनकर आरव चेहरा फेर कर मुस्कुरा दिया। इशिका ने आरव को देखा, फिर उसने उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। आरव ने सामने देखते हुए कहा, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। इशिका ने कहा, तो कीजिए ना। आरव ने इशिका को देखते हुए अपने मन में कहा, अब तुम ऐसे रहोगी तो ड्राइव कैसे करूँगा? इशिका ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने अपना नामे सर हिला दिया और एक हाथ से उसके सर को थपथपा दिया। इशिका खुश हो गई। इशिका को खुश देखकर आरव भी मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद उनकी कार एक जगह जाकर रुक गई। इशिका ने बाहर देखा, वो एक वृद्धाश्रम लग रहा था। इशिका ने आरव को देखा। आरव ने इशिका से हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। इशिका ने अपना सर हिला दिया, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद इशिका आरव को बड़े गौर से देख रही थी और उसके आसपास के लोगों को। आरव के आसपास कुछ बूढ़े लोग थे, ज़्यादातर बूढ़ी इशिकालाएं थी जो आरव से बेहद प्यार कर रही थी। आरव की नज़र इशिका पर गई। उसने इशिका को अपने पास आने का इशारा किया। इशिका आरव के पास गई। सब लोग इशिका को देखने लगे। आरव ने इशिका का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखकर कहा, ये मेरी पत्नी है, मिसेज इशिका सिंघानिया। ये सुनकर इशिका ने आरव को देखा। एक बूढ़ी इशिकाला ने इशिका को देखते हुए खुश होकर, कितनी सुंदर है आरव बेटा तुम्हारी पत्नी, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आरव बेटा ने शादी कर ली। इशिका ने आरव को देखा। आरव ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। इशिका बस उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी सबने इशिका के आसपास घेरा बना लिया। आरव इशिका को देखकर हंस दिया। वो पहली बार इशिका की ऐसी हालत देख रहा था, जो चाहते हुए भी किसी को कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि हर कोई उससे प्यार से बात कर रहा था, उसे आशीर्वाद दे रहा था। एक इशिकाला ने मुस्कुराते हुए सब आरव के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमें यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी पत्नी को हमसे मिलवाने लेकर आए। आरव ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप सबने मुझे अपना बेटा माना है तो मेरी पत्नी को तो आप सबसे जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने इशिका को देखते हुए कहा, कितनी प्यारी बच्ची है, इसे खुश रखना। आरव ने इशिका को देखते हुए मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। जब आरव ने देखा कि इशिका थोड़ी परेशान सी हो गई है तो वो उसके पास चला गया। उसने इशिका का हाथ पकड़ते हुए उसे देखते हुए कहा, ये सब वो लोग हैं जिनके आखिरी परिवार वाले शहीद हो गए हैं और उनके पास रहने की जगह नहीं है, तो ये सब यहाँ मिलकर रहते हैं। एक इशिकाला ने आरव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आरव बेटा ने ही किया है, वही है जो हमें अपने परिवार की तरह मानता है और हमारा दूर रहकर भी ध्यान रखता है। आयन ने प्यार से कहा, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, जो आपके किसी परिजन ने शहीद होकर किया है उसके आगे हर चीज़ छोटी है। इशिका ने आरव को देखा और मुस्कुरा दी। आरव कितना अच्छा था, उसने कभी कुछ जताया नहीं, लेकिन वो सबकी बहुत मदद करता था। इशिका आरव को पाकर काफ़ी खुश थी। उन लोगों ने इशिका और आरव को अपने साथ खाने के लिए कहा तो आरव मना नहीं कर पाया। खाना खाने के बाद आरव ने इशिका से पूछा, तुम ठीक हो ना? इशिका ने आरव को देखते हुए अपना सर हिलाकर कहा, हाँ मेजर साहब, मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे यहाँ लेकर आए, मैं वो हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ आपको जाना पसंद है। इशिका की बात सुनकर आरव कुछ पल तक उसे एकटक देखता रहा, फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैं तुम्हारी पसंद की जगह पर जाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी पसंद क्या है?
इशिका ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी पसंद तो आप है मेजर साहब, आपसे मिलने से पहले मुझे कहीं जाना पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे वहाँ जाना पसंद है जहाँ जहाँ से आप गुजरते हैं। इशिका की बात सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। उसने उसके गाल सहलाते हुए प्यार से कहा, चलो अब घर चलते हैं, माँ ने कहा था कि यहाँ पर भी तुम्हारा गृह प्रवेश होगा। ये सुनकर इशिका ने अपने कपड़े देखे और आरव से कहा, मतलब वहाँ की तरह यहाँ पर भी रस्म होगी? आरव ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद। ये सुनकर इशिका बहुत खुश हो गई, मतलब हर एक रस्म यहाँ दोबारा होगी। आरव को नहीं पता था कि इशिका के दिमाग में क्या चल रहा है। आरव जाने लगा तो इशिका ने आरव को रोकते हुए कहा, मेजर साहब मुझे कपड़े चेंज करने हैं। आरव ने पूछा, लेकिन क्यों? इशिका ने कहा, आप ही ने तो कहा कि मेरा गृह प्रवेश होगा कल्याणी निवास में भी, तो मुझे साड़ी पहननी चाहिए ना। इशिका की बात सुनकर आरव हंस दिया। उसने इशिका को समझाते हुए कहा, जरूरी नहीं है इशिका, ये भी काफ़ी अच्छे है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इशिका ने आरव की बात को ना मानते हुए कहा, लेकिन मेजर साहब मुझे लगता है कि मुझे तैयार होना चाहिए। कल्याणी निवास में मैं पहली बार आपकी वाइफ बनकर जाऊंगी, तो मुझे और अच्छे से तैयार होना चाहिए। आरव इशिका को समझा पाता कि इशिका वहां से तैयार होने के लिए चली गई। आरव इशिका की बातें याद करके मुस्कुराते बिना नहीं रह पाया। उसे इशिका के ये नखरे अब पूरी जिंदगी झेलने थे। कुछ देर बाद आरव एकटक इशिका को अपने सामने देखे जा रहा था। उसने पिंक वाइट कलर की बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी थी, यानी कि उसने वापस अपना 16 श्रृंगार कर लिया था। उसे तैयार होने में वहां की कुछ इशिकाओं ने मदद की थी और उन्होंने इशिका को काफ़ी अच्छे तरीके से और बेहद खूबसूरती से तैयार किया था, जिससे इशिका पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गई थी। इशिका को देखते देखते आरव का दिल बड़ी जोरों से धड़कने लगा था। उसकी आंखें बस एकटक इशिका को निहारे जा रही थी। वो इस बात को नकार बिल्कुल नहीं सकता था कि उसे इशिका पूरे 16 श्रृंगार में बेहद भाती थी। उसकी सादगी, उसकी खूबसूरती और उसकी मोहब्बत की चमक ना ही सिर्फ उसके चेहरे पर बल्कि उसके पूरे शरीर पर चमकती थी। जब से आरव के साथ इशिका के फेरे हुए थे, तब से ना ही इशिका के चेहरे पर से मुस्कान गई थी और ना ही आरव के चेहरे पर से मुस्कान गायब हुई थी। इस वक्त आरव ने काफ़ी मुश्किल से इशिका पर से अपनी नज़रें हटाई। आरव और इशिका ने उन सब से विदाई ली और वो घर के लिए निकल पड़े। कार में आरव ने इशिका को देखा, जो अपनी चूड़ियों को मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। उसे पहले इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन अब उसे खुद वो पसंद आ रहा था। मोहब्बत सच में इंसान को बदल देती है। आरव ने उन चूड़ियों से भरे इशिका के हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ की मेहंदी अभी भी वैसी ही थी। इशिका ने आरव को देखा और उसे एकटक देखती रही। आरव ने सामने देखते हुए कहा, सामने देखो। इशिका ने आरव को गहराई से देखते हुए कहा, लेकिन मुझे तो आपको देखना है मेजर साहब। आरव ने एक गहरी सांस ली। इशिका ने अपने हाथ को देखा जिसको आरव ने पकड़ रखा था। उसने आरव की उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझा दिया। इशिका के ऐसा करने से आरव के बदन में हलचल हो गई थी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इशिका ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आरव को धीरे धीरे पसीना आना शुरू हो गया था, क्योंकि इशिका की नज़रें एक सेकंड के लिए भी आरव पर से नहीं हटी थी। उसकी सिल्वर कलर की आंखें तो बस आरव को निहारे जा रही थी और साथ ही साथ उसके हाथ की उंगलियां आरव के हाथ पर हरकत कर रही थी, जिससे ना चाहते हुए भी आरव का ध्यान बार बार अपनी ड्राइविंग पर से हट रहा था और उसके इमोशन बाहर आ रहे थे। आरव ने कई बार इशिका को सामने देखने के लिए कहा, लेकिन इशिका ने ऐसा नहीं किया। वो क्या करती, उसकी नज़रें खुद आरव पर से हटना नहीं चाहती थी। जब आरव को लगा कि उसका ध्यान अब सच में ड्राइविंग पर से हट रहा है, तो उसने गाड़ी एक जगह रोक दी और इशिका को देखने लगा। तभी इशिका ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और कार से बाहर निकल गई और बाहर की हवा को महसूस करने लगी। कितने वक्त बाद वो यहाँ की हवा को महसूस कर रही थी। यहाँ आरव के साथ गुजारे गए हर एक पल उसे अच्छे से याद थे। उसकी आंखें इस वक्त रूनियत से भरी हुई थी। हवाओं का रुख काफ़ी जोरों से चल रहा था। आरव की नज़र इशिका पर ही थी, जो उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी। उसके बालों का जुड़ा बंद कर गजरे में बंधा हुआ था और इशिका के ब्लाउज का बैक सिर्फ 2 डोरी में बंधा हुआ था। उसकी पूरी पीठ पूरी नजर आ रही थी। इशिका ने आरव को देखा, जो उसकी तरफ ही आ रहा था। इशिका एकटक आरव को देखती रही। आरव ने इशिका के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जानबूझकर मुझे तंग रही हो? इशिका ने आरव के पास थोड़ा बढ़ते हुए कहा, मेजर साहब को कैसे कोई तंग कर सकता है? आरव ने इशिका की आंखों में देखते हुए उसकी कमर में अपना हाथ डाल लिया। आरव का हाथ इशिका की खुली पीठ को छू रहा था। ये महसूस करके इशिका की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। तभी आरव ने उसकी कमर को पकड़कर उसे घुमा दिया और इशिका की पीठ आरव के सीने से चिपक गई। इशिका कुछ और सोच रही थी, लेकिन तभी आरव ने उसके बालों को बंद से आज़ाद कर दिया और उन्हें उसकी पूरी पीठ पर फैला दिया। ये देखकर इशिका ने थोड़ी नाराज़गी से कहा, मेजर साहब ये क्या किया? आरव ने अपने हाथों का घेरा उसकी इर्द गिर्द लपटते हुए कहा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? ये सुनकर इशिका को अचानक से ठंड का एहसास होने लगा। आरव के चक्कर में वो ठंड को तो बिल्कुल भूल ही गई थी। आरव ने उसके हाथों और उसके चेहरे को पूरी तरह से लाल होते हुए देख लिया था। इशिका जल्दी से आरव से चिपक गई। आरव की बाहों का घेरा काफ़ी बड़ा और मजबूत था, जिसमें इशिका को काफ़ी अच्छा लग रहा था।
इशिका को ऐसे देखकर आरव हंस दिया। उसने और कसकर इशिका को पकड़ लिया। इशिका को अब थोड़ा अच्छा लग रहा था, उसे गर्माहट महसूस होने लगी थी। तभी एकदम से उसके पूरे शरीर में एक सनसनी दौड़ गई क्यों आरव की उंगलियां उसकी कमर पर घूमने लगी थी और आरव का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसने धीरे से कहा, मेजर साहब। आरव ने उसके कान के पास जाकर कहा, तुमने ही मुझे तंग करना शुरू किया था, है ना? इतना कहकर उसने हल्के से इशिका के कंधे पर अपने होंठ रख दिए। इशिका की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। वो जल्दी से आरव से दूर हुई और कार में जाकर बैठ गई। आरव हंस दिया। आरव अपनी साइड ना जाकर इशिका की ही साइड का डोर ओपन करके इशिका को देखते हुए पूछा, क्या हुआ? इशिका ने बिना आरव की ओर देखे कहा, आप भूल गई क्या कि माँ घर पर वेट कर रही थी? आरव इशिका की तरफ झुककर उसे देखने लगा। अब इशिका भी उसे देखे जा रही थी। आरव इशिका के होंठों को देखे जा रहा था और वो उन्हें देखते देखते उसकी तरफ और झुकने लगा। इशिका की आंखें बंद हो गई थी। तभी उसे कुछ क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली तो आरव उसकी सीट बेल्ट लगाकर उससे दूर हो गया। ये देखकर इशिका गुस्से से आरव को देखने लगी। आरव ने इशिका से मुस्कुराते हुए कहा, देर हो रही है। इतना कहकर वो अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने इशिका का चेहरा देखा जो अभी भी उसे हल्के गुस्से से देख रही थी। इशिका का चेहरा पूरी तरह से लाल था। इसके कई रीजन हो सकते थे, ठंड भी या उसकी शर्म भी या फिर उसका गुस्सा भी, लेकिन चाहे रीजन जो हो, आरव को वो बहुत पसंद आ रहा था। उसने एक जैकेट निकालकर इशिका को पहना दी। कार स्टार्ट करने से पहले आरव ने इशिका को देखा जो अब भी उसकी तरफ गुस्से से देख रही थी। आरव ने हल्का सा हंसकर इशिका की झुककर उसके माथे को बेहद प्यार से चूम लिया जो वापस इशिका के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफ़ी थी। आरव ने प्यार से उसके सर को सहला दिया। कुछ देर बाद कल्याणी निवास के बाहर इशिका एकटक कल्याणी निवास को देखे जा रही थी। पहले वो वहाँ एक झूठ पर रह रही थी, एक झूठ के सहारे रह रही थी, लेकिन अब कोई झूठ नहीं था, अब उसका हक था वहाँ रहने का। आरव ने इशिका का हाथ पकड़ा। इशिका आरव को देखने लगी। आरव ने इशिका को देखते हुए कहा, तुम्हारा स्वागत है। और इतना कहकर वो कुछ पल रुक कर बोला, यहाँ वापस आने के लिए शुक्रिया। इशिका आरव को देखकर मुस्कुरा दी। आरव उसके हाथ को कसकर पकड़कर घर के सामने ले गया। सामने कल्याणी जी और मालिनी जी थी। मालिनी जी थी। इशिका का वहां गृह प्रवेश करवाया। पूरा कल्याणी निवास भी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। यश जी ने इशिका से कहा, इशिका बेटा, जब तुम इस घर से आखिरी बार गई थी तब हम सब ने तुम्हें बहुत कुछ कहा था, उसके लिए हो सके तो हमें माफ़ कर देना। इशिका ने यश जी से शांति जी कहा, आपकी गलती नहीं थी। कल्याणी जी इशिका का चेहरा प्यार से छूते हुए कहा, अब आ रही हो, वापस मत जाना, आज से ये तुम्हारा भी घर है, आज से तुम इस घर की देवी हो। इशिका ने मुस्कुराकर अपना हाँ में सर हिला दिया। उसने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा वैसे ही आरव और इशिका के ऊपर फूलों की बारिश होने लगी जिसका इंतजाम रोहन और संजू ने कर रखा था। दोनों ने चिल्लाते हुए सामने आकर कहा, वेलकम भाभी। इशिका उन्हें देखकर हंस दी। तभी उसे अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। उसने अपने पैरों पर देखा जहां एक सफ़ेद रंग का खरगोश उसके पैरों पर कूदे जा रहा था। उस खरगोश को देखकर इशिका उसे देखने लगी। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम अब भी जिंदा हो। ये सुनकर सब लोग इशिका को देखने लगे। संजू ने खरगोश को उठाकर इशिका को दिखाते हुए कहा, हाँ भाभी, ये तब से मेरे ही पास है, देखिए जैसा आपने कहा था मैंने इसका कितना ध्यान रखा है, मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ, है ना स्वीटू। इशिका ने उस खरगोश को देखा जो उसे ही देख रहा था। वो अब भी उसे पहचानता था। संजू ने खरगोश को इशिका के हाथ में दे दिया क्योंकि वो इशिका की गोद में आना चाहता था। वो खरगोश इशिका को कभी नहीं भुला था। इशिका ने उसे प्यार से सहला दिया। तभी संजू ने आरव से शिकायत करते हुए कहा, भैया मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने मनी को बंधवा दिया था क्योंकि वो मेरे स्वीटू को डरा रहा था। आरव ने संजू से कहा, गुड़िया उसे बंधे रहना नहीं पसंद। संजू ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन वो मेरे स्वीटू को परेशान कर रहा था और मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। आरव ने कहा, तो उसे फार्म हाउस भेज देती। संजू ने मुस्कुराते हुए इशिका को देखते हुए कहा, मनी को भी भाभी से मिलना चाहिए ना भैया। मनी के बारे में सुनकर इशिका ने धीरे से कहा, ओ वो डोंगी भी यहीं पर है। फिर वो अपने मन में बोली, मुझे मेजर साहब के साथ देखकर बेचारे को अच्छा नहीं लगेगा। आरव इशिका के मन की बात को अच्छे से समझ पा रहा था। मालिनी जी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अब इशिका को बैठने तो दो। इतना कहकर उन्होंने इशिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तुम्हारा कमरा आरव का कमरा ही है, अगर तुम्हें उसमें कोई बदलाव चाहिए तो तुम अपने हिसाब से कर सकती हो। इशिका ने अपना सर हिला दिया। संजू ने इशिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं भाभी को रूम में लेकर जाऊंगी। आरव ने संजू को देखते हुए खुद से कहा, गुड़िया अब मुझे नहीं पूछती। रोहन ने आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई अब आप इसकी आदत डाल लीजिए, अब ये आपको पूरी जिंदगी सहना है। आरव ने अपने कंधे की तरफ देखा, फिर उसने रोहन की तरफ देखा। रोहन ने आरव का सख्त चेहरा देखकर अपना हाथ नीचे करते हुए एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, भाई अभी तो आप स्वीट बने हुए थे, लेकिन अगले ही पल आप वापस अपने खड़ूसपन में आ गए।
ये सुनकर आरव ने घूर कर रोहन को देखा तो रोहन जल्दी से इशिका के पीछे भागते हुए बोला, भाभी मैं भी आया। आरव ने अपना नाम में सर हिला दिया। तभी उसने इशिका को देखा जो जाते जाते पीछे मुड़कर उसे देख रही थी। ये देखकर आरव अपना चेहरा फेर कर हंस दिया। तभी उसकी नज़र यश जी पर, कल्याणी जी पर, मालिनी जी पर गई जो उसे ही देख रहे थे। ये देखकर आरव ने वापस अपना चेहरा सख्त कर लिया। ये देखकर यश जी ने आरव से कहा, मुस्कुरा लो, कोई हंस नहीं रहा है तुम पर। ये सुनकर आरव हड़बड़ा गया। आरव को हड़बड़ाते हुए देखकर यश जी हंस दिए। ये देखकर आरव और शर्मिंदा हो गया। कल्याणी जी ने यश जी को डांटते हुए कहा, यश मेरे पोते पर हंसना बंद कर। इतना कहकर उन्होंने आरव से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि हमारा शेर इतना मुस्कुरा भी सकता है और शर्मा भी सकता है। इतना कहकर वो भी हंस दी। आरव ने कल्याणी जी से कहा, दादी आप भी। कल्याणी जी ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं चिढ़ा रही। आरव उन सब से भागते हुए बोला, आप सब ज़्यादा सोच रहे हैं। मालिनी जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए खुशी से कहा, हे भगवान हमारे घर में ऐसी रौनक हमेशा बनाए रखना। वही आरव बाहर गार्डन में आ गया था। वो ना चाहते हुए फिर से मुस्कुराने लगा था। तभी उसे अपने ऊपर किसी की गहरी नज़रें महसूस हुई। उसने अपनी नज़रें अपने कमरे की बालकनी पर की जहां उसे इशिका दिखाई दी, जो पूरी दीवानगी के साथ उसे देखे जा रही थी। इशिका को देखकर आरव बिना अपनी पलकें झपकाए उसे देखने लगा। तभी इशिका के हाथ पर किसी ने अपना हाथ रखा। तब जाकर इशिका का ध्यान आरव पर से हटा। उसने संजू को देखा तो संजू ने कहा, भाभी मैं आपको कब से बुला रही हूँ। तभी संजू को थोड़ा अजीब लगा। उसने इशिका के दिल की जगह पर हाथ रखते हुए आंखें बड़ी करते हुए कहा, भाभी मुझे आपके दिल की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये सुनकर इशिका को एहसास हुआ कि सच में उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसने वहां से जाते हुए बात बदलते हुए कहा, तुम क्या कह रही थी। संजू ने इशिका के पीछे जाते हुए कहा, हाँ भाभी मैं आपको ये दिखा रही थी। वहीं नीचे इशिका को जाते हुए देखकर आरव ने एक गहरी सांस ली। वो एक पेड़ से टिककर खड़ा हो गया और अपने सर को पेड़ से टीका दिया और मुस्कुरा दिया। आरव के कमरे में इशिका आरव के कमरे को देख रही थी। पहले आरव उसे उसका हाथ पकड़कर उसे उस कमरे से बाहर निकालता था, लेकिन अब तो कमरा उसका भी था। अब वो उसकी पत्नी थी, वो उसे नहीं निकाल सकता था। इशिका अब बहुत खुश थी, इतनी कि वो इसे जता भी नहीं पा रही थी, इतनी खुश थी। कुछ देर बाद मालिनी जी ने कुछ रस्में इशिका और आरव से करवाए और उन्हें आराम करने के लिए कहा। रात के वक्त आरव इशिका के रूम में आरव इशिका को देखे जा रहा था, जिसके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स था और उसमें इशिका डायनासोर की तरह दिखने वाले एक टॉय को देख रही थी। इशिका ने आरव से पूछा, मेजर साहब क्या ये सच में मेरा था। आरव ने उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि तुम बचपन में मुझसे मिली थी। इशिका ने अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की कोशिश भी की, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो बचपन में आरव से मिली थी। इशिका को इतना सोचते देख आरव ने मुस्कुराते हुए उसके सर को सहलाते हुए कहा, ज़्यादा मत सोचो, उस वक्त तुम सिर्फ 5 साल की थी और मैं तुमसे 5 साल बड़ा था, इसलिए मुझे याद है, लेकिन तुम काफ़ी छोटी थी चीज़ों को याद रखने के लिए, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तुम्हारा ही था जो जाते वक्त तुमने मेरे पास छोड़ दिया था। इशिका ने आरव को देखते हुए कहा, आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया इस बारे में। आरव ने इशिका को देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन आज तुम मेरे पास हो तो तुम्हें बता दिया। इशिका ने उस टॉय को देखा, फिर खुश होते हुए आरव से कहा, मुझे याद नहीं है लेकिन आपको याद है, मतलब ये मेरा टॉय बचपन से आपके पास है, मतलब आप बचपन से मुझसे प्यार करते हैं। ये सुनकर हड़बड़ा गया। उसने अपनी हड़बड़ाहट छुपाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मुझे ये टॉय अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसे रख लिया और बाद में पता चला कि ये तुम्हारा टॉय ही था, तो मतलब वो लड़की तुम ही थी, ज़्यादा दूर तक मत सोचो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। इशिका ने आरव की हड़बड़ाहट आसानी से पहचान ली थी। उसके होठों पर एक लंबी चौड़ी मुस्कान फैल गई थी। वो आरव के पीछे जाते हुए बोली, मेजर साहब बोलिए ना, आप बचपन से ही मुझे चाहते हैं ना, आप बचपन से ही मुझसे मिलना चाहते थे ना। आरव खुद को बीजी दिखाते हुए बोला, मैंने कहा ना, तुम ज़्यादा सोच रही हो। इशिका ने आरव के सामने जाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच कह रहे हैं। इशिका की आंखों में देखकर आरव आगे ना नहीं बोल पाया। उसने इशिका की आंखों में ही देखते हुए कहा, हम तब से ही तुम्हें चाहता हूं, जब तुमने बार बार मुझे मजबूर करके खुद को प्रिंसेस कहलवाया था और मुझे अपना पहला दोस्त बनाया था, तब से ही तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता था ताकि एक बार तुमसे मिल सकूं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी थी या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था, बस इसलिए क्योंकि मैं एक बार उस लड़की से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था, लेकिन जब सामने आई तो अलग ही मिली, क्योंकि जब मैं बचपन में तुमसे मिला तो उस वक्त तुम्हारी आंखें अलग थी। इशिका ने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, मतलब आप तब से मुझसे प्यार नहीं करते थे। इशिका को चेहरा फेरते देख आरव बेचैन हो गया। उसने उसके हाथों को पकड़कर वापस उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए बेचैनी और सख्ती के मिले जुले भाव से कहा, मैंने कहा ना, मैं प्यार इशिका से करता हूँ, उस इशिका से जो मेरी दीवानी है, उससे मोहब्बत करता हूँ मैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम ही थी या नहीं, अगर वो तुम ही थी तो भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे इस इशिका से प्यार है। आरव की बात सुनकर इशिका के चेहरे पर मुस्कान छा गई।
आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा मुझसे इस तरह मुंह फेरना। इशिका ने आरव के सीने पर हाथ रखकर उसके करीब होते हुए कहा, मेजर साहब, जो आपको पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं। आरव इशिका की आंखों में देखने लगा। इशिका भी उसकी आंखों में देख रही थी। आरव ने उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा कि इशिका हंसते हुए पलट गई। उसने आरव से दूर जाते हुए कहा, मुझे पहले सारी बात बताए उस दिन, चाहे मुझे याद नहीं है लेकिन आपको है तो आप बताए। आरव ने एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराकर अपना सर हिलाया। वो इशिका को अपने पास बिठाकर उस दिन की सारी बात इशिका को बताने लगा। आरव ने उसे एक तस्वीर भी दी जिसमें वही 5 साल की इशिका थी और उसमें उसकी आंखों का कलर ब्राउन था। इशिका ने उस तस्वीर को देखते हुए मुस्कुराते हुए आरव से कहा, मेजर साहब, आप जानते हैं ना, मैं बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी दिखती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मम्मा हमेशा कहती थी कि मैं बड़ी होकर बिल्कुल उनके जैसी लगूंगी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब भी मैं बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसे मम्मा अपने बचपन में दिखा करती थी। और मुझे मम्मा बहुत पसंद थी, खासकर उनकी आंखें मुझे पसंद थी। मुझे भी उनके जैसी ही आंखें चाहिए थी, लेकिन मेरी आंखों का कलर देदा जैसा था, मुझे वो भी पसंद था, लेकिन मुझे अपनी मम्मा की तरह ही आंखें चाहिए थी और मैं काफ़ी जिद्दी भी थी। आरव ने उसे देखते हुए कहा, थी? इशिका ने आरव को देखते हुए कहा, हाँ अभी भी हूँ। फिर उसने आगे अपनी उस तस्वीर को देखते हुए कहा, तो हमेशा मम्मा डेडा से जिद किया करती थी कि मुझे भी मम्मा की तरह ही बनना है, तो मेरी जिद की वजह से वो मम्मा की आंखों के कलर जैसे ही मेरे लिए लेंस बनवाए थे। आरव ने कहा, इतनी छोटी उम्र में? इशिका आरव से कहा, मैं काफ़ी जिद्दी थी मेजर साहब, और डेडा मुझसे बहुत प्यार करते थे और वो मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरी करते थे। वो दुनिया के बेस्ट डेडा थे, उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे था। वो मेरे लिए मम्मा से लड़ जाते लेकिन मुझे डांट खाने नहीं दिया देते। इशिका पहले कभी भी अपने पास्ट का जिक्र नहीं करती थी, कभी भी उसने किसी से भी अपने पास्ट का जिक्र नहीं किया था, चाहे कोई उसके कितना ही करीब जो, क्योंकि पहले उसे सिर्फ दर्द भरे पल ही याद आते थे, लेकिन अब उसके जहन में सिर्फ अच्छे और खुशनुमा पल रह गए थे, इसलिए उसे अब अपने पास्ट का जिक्र करने में कोई दिक्कत नहीं थी और ये आरव साफ देख सकता था। अपने डेडा के बारे में बात करते करते इशिका थोड़ी मायूस हो गई थी। जब आरव ने इशिका को मायूस देखा तो उसे ये पसंद नहीं आया। उसने इशिका से कहा, तुमने सही कहा, एक जिद्दी इंसान कुछ भी करवा सकता है। ये सुनकर इशिका अपनी मायूसी भूलकर आरव को घूरकर देखने लगी। आरव ने हंसकर कहा, क्या हुआ? इशिका ने आरव के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मेजर साहब, मैं जिद्दी हूं तो क्यों ना मैं अपना जिद्दीपन आपको दिखाऊं। इतना कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। आरव इशिका के ऐसे करने से चौंक गया। इशिका ने आरव के चेहरे के पास से अपना चेहरा उसके कान के पास ले जाकर कहा, मेजर साहब, आपने अभी तक मेरा असली जिद्दीपन देखा ही कहाँ है। इतना कहकर वो उसके कान के पिछले हिस्से पर किस करने लगी। ये महसूस करके आरव की आंखें बड़ी हो गई। आरव ने आंखें बंद हो गई, उसके शरीर में हलचल होने लगी और ये इशिका ने साफ महसूस कर लिया था। उसे पता था कि ये आरव का वीक पॉइंट था। आरव उसकी कमर को पकड़ने जा रहा था कि इशिका उससे दूर हो गई। आरव ने इशिका को देखा। इशिका हंसकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने खिड़की खोल दी जहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तभी उसे अपने इर्द गिर्द आरव की बाहों का घेरा महसूस हुआ। इसे महसूस करके इशिका की आंखें बंद हो गईं। उसे आरव की बाहों में रहना काफ़ी अच्छा लगता था। आरव ने हल्के से इशिका के गले पर अपने होंठ रखे, लेकिन इस बार वह धीरे धीरे उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा इशिका, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। इशिका मुस्कुराए और पलटकर आरव को देखने लगी। उसकी आंखों में प्यार और सुकून का समंदर दिख रहा था। इशिका के हाथ आरव के कंधों पर आए और उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सपने यूं हकीकत बन जाएंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच हो। तुम्हें पाकर मेरी दुनिया पूरी हो गई है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखा। आरव ने आगे बढ़कर इशिका के माथे पर एक प्यारा सा चुंबन दिया और फिर उसकी उंगलियां अपने हाथों में थाम लीं। तभी आसमान में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इशिका ने हंसते हुए कहा, देखो, जैसे हमारी खुशियों का जश्न मना रहा हो आसमान भी। आरव ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा, अब हमारी कहानी सिर्फ खुशियों और मोहब्बत से भरी होगी। हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा, हर गम को तुम्हारे लिए हंसी में बदल दूंगा। इशिका ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, तुम्हारी इशिका। जैसे ही बारिश तेज हुई, दोनों ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपने प्यार को महसूस किया। उनकी मुस्कान और साथ में बिताए गए ये पल बता रहे थे कि उनकी कहानी अब हमेशा के लिए एक खुशहाल मोड़ ले चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में ताहिरी जैसे ही घर ही पहुंची वैसे ही वो मिसेस मेहरा के गले लग गई। मिसेस मेहरा ताहिरी को देखकर खुश हो गई। उन्होंने भी ताहिरी को गले से लगाते हुए कहा, ताही, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुमने एंजॉय किया ना, और इशिका बेटा की शादी सही से हो गई ना, और रोनी ने तुम पर गुस्सा तो नहीं किया ना किसी बात को लेकर। उनकी बातें सुनकर ताहिरी हंसने लगी। वहीं उनके पीछे खड़ा रोनित अपनी मां को आंखें बड़ी करते हुए देख रहा था। ताहिरी ने हंसते हुए मिसेस मेहरा से कहा, मम्मी जी आराम से, आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए, मुझे याद भी नहीं रहेगा। मिसेस मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं भी ना, आओ चलो बैठो।
तभी उन्होंने रोनित को खड़े हुए देखा, जिसे देखकर उन्होंने रोनित से कहा, रोनी वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो, सामान अंदर लेकर आओ। रोनित ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मां मैं इस घर का बेटा हूं, आप भूल गई क्या। लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि मिसेस मेहरा ताहिरी से बात करने में लग गई थी। उन्होंने रोनित की बात सुनी ही नहीं थी। रोनित उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया कि ताहिरी खुश थी और उसकी माँ भी, तो उसे और क्या चाहिए था। तभी वहां शोरब आ गया। वो भी रोनित के साइड से निकलते हुए कहा, हेलो भाई, आपको देखकर अच्छा लगा। इतना कहकर वो सीधा ताहिरी के पास जाते हुए खुश होते हुए बोला, भाभी मैंने आपको बहुत मिस किया। रोनित ने खुद से कहा, क्या किसी ने मुझे मिस नहीं किया। ताहिरी काफ़ी कम समय में ही रोनित के परिवार से पूरी तरह से घुल मिल गई थी। मिसेस मेहरा को ज़्यादा समय नहीं मिला था ताहिरी के साथ बिताने को, इसलिए वो अब उसे कहीं जाने नहीं देने वाली थी। आखिर उनकी भी इच्छा पूरी हो गई थी। बहू के रूप में उन्हें बेटी मिल गई थी जो सबसे प्यारी थी। अब उनके घर में हमेशा रौनक रहेगी। मिसेस मेहरा और शोरब से बात करते हुए ताहिरी ने रोनित को देखा, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। ताहिरी भी मुस्कुरा दी। मनाली में कल्याणी निवास में मनी के सामने इशिका अकड़ से खड़ी थी, जो उसे घूरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। इशिका ने मनी को देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे मालिक की वाइफ हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी भी हो न हुई तो तुम्हें मेजर साहब की तरह मेरी भी हर एक बात माननी होगी। इशिका की बात सुनकर मनी जोर से गुर्राया, जैसे कह रहा हो कभी नहीं, और अकड़ से अपना चेहरा फेर कर बैठ गया। तभी उसे अपने सर पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने अपना सर ऊपर करके देखा। इशिका उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेर रही थी। मनी एकटक इशिका को देखने लगा। ऐसा नहीं था कि उसे इशिका पसंद नहीं थी, बल्कि इशिका पहली लड़की थी जिसको मनी ने अपने पास आने दिया था, नहीं तो वो दूर से ही सबको भगा देता था। बस वो नहीं चाहता था कि आरव से उससे ज़्यादा प्यार इशिका को करें। इशिका ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जानते हो तुम मुझसे ज़्यादा लकी हो, क्योंकि तुम हमेशा मेजर साहब के साथ जाते हो जहाँ वो जाते हैं। तभी वो कुछ महसूस करके मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान को देखकर मनी ने उसके पीछे देखा जहाँ आरव खड़ा था। आरव को देखकर मनी आरव के पास चला गया। आरव ने इशिका को देखते हुए कहा, तुम इसे परेशान क्यों कर रही हो। इशिका ने मुस्कुराते हुए आरव को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, क्योंकि आप नहीं मिले, लेकिन अब आप मेरे सामने आ गए हैं। आरव अपना चेहरा फेर कर मुस्कुरा दिया और मनी घूरकर इशिका को देखने लगा। वो एक मौका नहीं छोड़ती थी आरव से फ्लर्ट करने का। आरव ने इशिका को देखकर अपना सर हिला दिया और मुस्कुरा दिया। दोनों एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से देखने लगे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। इस बार मनी ने उनका ये मोमेंट बिल्कुल भी खराब करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो तो ये देखकर खुश था, आरव इशिका दोनों के लिए। आरव और इशिका एक दूसरे की आंखों में बिल्कुल खो चुके थे। शायद उनका ये मोमेंट आगे बढ़ पाता कि वहाँ रोहन आ गया। रोहन ने कहा, भाई भाभी दादी आप दोनों को बुला रही है। रोहन की वजह से उन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर से हट गया और मनी रोहन को घूरने लगा। उसे इस वक्त इशिका से ज़्यादा रोहन का आना अच्छा नहीं लगा था। इशिका और आरव ने अपना सर हिला दिया। तभी रोहन की नज़र मनी पर गई। मनी को अपनी तरफ ऐसे घूरते देख उसने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ये सुनकर इशिका आरव ने मनी को देखा, जो गुस्से से ही रोहन को देख रहा था। रोहन ने आरव से पूछा, भाई मैंने क्या इसकी हड्डी चुरा ली थी। ये बात मनी को पसंद नहीं आई थी, उसे हड्डी पसंद नहीं थी। वो गुस्से से रोहन पर गुर्राया और रोहन के पीछे भागने लगा। रोहन आगे भागते हुए चिल्लाकर बोला, भाई इसे वापस भेजो, इससे अच्छा तो वो खरगोश का बच्चा है। इशिका आरव दोनों रोहन की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। आरव ने इशिका के पास बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। इशिका ने आरव को देखा। आरव ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो दादी के पास चलते हैं। इशिका ने अपना सर हिला दिया। कुछ वक्त बाद दोनों कल्याणी जी के सामने खड़े होकर उनकी बात सुन रहे थे। कल्याणी जी ने इशिका से कहा, माही अगर मैं तुम्हें आरव के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए कहूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना। इशिका ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दादी मैं आपके साथ चलूंगी। इशिका की हाँ सुनकर कल्याणी जी खुश हो गई, लेकिन आरव के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ वक्त के लिए बदल गए थे, जिन्हें इशिका ने साफ देख लिया था, लेकिन अभी उसने कुछ नहीं पूछा। कुछ देर में सब लोग मंदिर के लिए निकल चुके थे। मंदिर पहुंचकर सब लोग पहले महापंडित जी से मिले, जो इशिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आज खुश होकर अपने भगवान के दर्शन करने आए हो। इशिका ने भगवान जी को देखते हुए कहा, मैंने इनसे जो मांगा था इन्होंने मुझे दे दिया, मुझे अब इनसे कोई शिकायत नहीं और ना ही अब मुझे कुछ चाहिए। महापंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तुम ऐसे कहोगी कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हें वो मिला है जो तुम्हें चाहिए था। इशिका ने आरव को देखते हुए कहा, मेजर साहब मुझे मिल गए, चाहे जिस भी वजह से हो, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। महापंडित ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। फिर उन्होंने आरव को देखा, जिसने एक बार भी उनसे अपनी नज़रें नहीं मिलाई थी। महापंडित जी ने आरव से सवाल किया, तुमने तो कसम आई थी ना। उनकी बात सुनकर आरव ने उन्हें देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। इशिका ने आरव को देखते हुए महापंडित जी से सीरियस होकर पूछा, क्या हुआ था। महापंडित ने आरव को देखते हुए बाकी सबसे मुस्कुराते हुए कहा, चलिए पहले पूजा करते हैं।
सब ने अपना सर हिला दिया। मालिनी जी और कल्याणी जी ने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। कल्याणी जी ने इशिका और आयन के हाथों पूजा करवाए। पूजा के बाद कल्याणी जी और मालिनी जी अपने साथ लाए हुए सामानों को बाहर बांटने चली गई। उन्होंने इशिका और आरव को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। आरव तो चला, लेकिन इशिका ने कहा कि वो कुछ देर में उनके साथ शामिल होगी, तो उन्होंने उसकी बात मान ली। इशिका सीधा महापंडित जी के पास चली गई थी। इशिका को देखते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ, कुछ भूल गई? इशिका ने उन्हें देखते हुए साफ पूछा, मेजर साहब ने किस चीज़ की कसम खाई थी? महापंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जानना चाहती हो? इशिका ने अपना सर हिला दिया। महापंडित जी ने एक जगह बैठते हुए कहा, वो दिन याद है तुम्हें जब तुम यहाँ आखिरी बार आई थी? इशिका ने उन्हें देखते हुए उस दिन को याद किया जब आरव ने उसे अपने दूर जाने के लिए कहा था। इशिका ने उस दिन को याद करते हुए अपना सर हिला दिया। महापंडित जी ने उस दिन को याद करते हुए कहा, उस दिन वो भी यहाँ आया था, ठीक तुम्हारे जाने के बाद। ये सुनकर इशिका ने उन्हें देखा। पंडित जी उस दिन को याद करने लगे। फ्लैशबैक। ताहिरी जैसे ही इशिका को वहां से ले गई थी, वैसे ही वहां किसी ने अपने कदम रखे थे। महापंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी आ ही गए। इतना कहकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जहां उन्हें बारिश में पूरी तरह से भीगता हुआ आरव नजर आया था। उन्होंने आरव से कुछ भी नहीं पूछा, बस उसे देखते रहे, जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्से के अलावा कुछ भी नहीं था। इतना बेबस लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर अपना सब कुछ हार चुका हो। आयन चुपचाप जाकर भगवान जी के सामने खड़ा हो गया और उन्हें एकटक देखता रहा। उसे ऐसे देखकर महापंडित ने उससे कहा, तुम जब भी यहाँ आते हो अपने हाथ से भोले शंकर की पूजा करते हो, आज नहीं करोगे? आरव ने एक फीकी मुस्कान के साथ भगवान जी को देखते हुए कहा, जिन्होंने मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी है, आखिर मैं उनकी पूजा कैसे कर सकता हूँ? महापंडित ने आरव को देखा। वो उसे गलत भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से टूटा हुआ नजर आ रहा था। हद से ज्यादा गुस्से वाला इंसान और टूटा हुआ इंसान को कुछ नजर आता ही नहीं है कि वो कर रहा है। उन्होंने पहले कभी भी आरव को ऐसे नहीं देखा था। आरव के अंदर दर्द के साथ गुस्सा भी भरा हुआ था। वो इशिका के लिए नहीं था, या तो वो खुद उसके लिए था या फिर उसकी किस्मत के लिए था। आरव ने भगवान जी को देखते हुए कहा, माँ की वजह से मैंने अपने फर्ज के अलावा आपको माना, क्या जरूरी था मुझे इस रास्ते छोड़ना? अब मैं कहाँ जाऊँ? दोष आपको भी नहीं दे सकता था, गलती तो मेरी थी जो उसके करीब चला गया, उसे खुद को जानने दिया, उसे खुद के करीब आने दिया, और आखिर में उसे क्या मिला मुझसे? ये दुनिया आपकी बनाई हुई है, ये प्यार भी आपका बनाया हुआ है। गलत किसे कहूँ, उसे या खुद को या फिर इस प्यार को बनाने वाले को? आरव की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, प्रेम कभी गलत नहीं होता, प्रेम तो पवित्र होता है, और तुम्हारा प्रेम तो सबसे ज्यादा पवित्र है। आरव ने उन्हें अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहा, अगर किसी प्रेम में किसी को इतनी तकलीफ हो जिससे धड़कन तक रुकने के लिए तैयार हो जाए, वो प्रेम कैसे हुआ? महापंडित जी आरव से कुछ कहते कि आरव ने पहले ही भगवान जी की तरफ देखकर कहा, जिस प्यार को आपने बनाया है और उसी प्यार से उसे इतनी तकलीफ हुई है, तो मैं इस प्यार को ही बनाने वाले से ही मुँह फेर लूंगा। कसम खाता हूँ आपके बनाए हुए इस प्यार की, जब तक उसे उसका चैन नहीं मिल जाता, जब तक वो खुश नहीं हो जाती, जब तक उसकी खुशियाँ उसे नहीं मिल जाती जिसकी वो हकदार है, तब तक मैं आपके इस द्वार पर नहीं आऊँगा, तब तक मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा। आरव की बात सुनकर महापंडित जी हैरान हो गए। आरव ने चाहे पूरी दुनिया को नज़रअंदाज किया हो, लेकिन उसने कभी भी भोले शंकर से अपना मुंह नहीं फेरा था। उसे जब भी वक्त मिलता वो उनकी पूजा करने लगता। महापंडित ने आरव से कहा, सोच लो आरव बेटा, तुमने एक सिर्फ लड़की के लिए अपने भगवान से मुंह फेरने के बारे में कहा है। आरव ने उन्हें देखते हुए कहा, वो सिर्फ एक लड़की नहीं है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। महापंडित जी मुस्कुरे दिए। उन्होंने कहा, रुको। उनकी बात सुनकर आरव रुक गया। पंडित जी उसके पास जाते हुए कहा, अगर जरा सा भी अपने प्रेम पर तुम्हें विश्वास है तो अपने उस प्रेम की प्रतीक्षा जरूर करना। आरव ने एक नज़र उन्हें देखा। पंडित जी को आरव की आंखें एक बार फिर से बदलती हुई नजर आ रही थी। उसका दिल एक बार फिर से पत्थर बनता हुआ नजर आ रहा था। आरव बिना उनसे कुछ कहे वहां से चला गया। पंडित जी ने आरव को देखकर भोले शंकर को देखते हुए कहा, इतनी परीक्षा लेना भी अच्छा नहीं होता। फिर वो बाहर के चलते हुए तूफान को देखकर मुस्कुरा दिए। प्रेजेंट। उन्होंने ये बात इशिका को बता दी थी। पंडित जी की बात सुनकर इशिका ने उनसे कहा, इसका मतलब मेजर साहब ने मेरे लिए अपने भगवान से मुंह फेर लिया और उनकी कसम? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए इशिका से कहा, फिक्र मत करो, उसने अपनी कसम नहीं तोड़ी। तभी उन्हें आरव अपनी तरफ आते हुए नजर आया। आरव ने उनके पास आकर इशिका को देखा, जो सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। पंडित जी ने आरव और इशिका दोनों से कहा, तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सहा है। इतना कहकर उन्होंने इशिका को देखते हुए कहा, एक ने किसी को पाने के लिए तो। इतना कहकर उन्होंने आरव को देखते हुए कहा, तो एक ने किसी की रक्षा करने के लिए। उनकी बात सुनकर आरव इशिका ने एक दूसरे को देखा। पंडित जी ने आरव को देखकर इशिका को देखते हुए कहा, लेकिन ये प्रेम कहानी सिर्फ तुम्हारी दीवानगी की वजह से ही पूरी हुई है, अगर तुम आगे नहीं बढ़ती तो ऐसी प्रेम कहानी कभी बनती ही नहीं। इतना कहकर उन्होंने आरव को देखते हुए कहा, तुम्हारे ऊपर साक्षात महाकाल का आशीर्वाद है।
इतना कहकर उन्होंने इशिका को देखते हुए कहा, और तुम्हारे ऊपर माँ शक्ति का आशीर्वाद है, तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो। आरव इशिका को देखकर मुस्कुरा दिया। इशिका भी आरव को देखकर मुस्कुरा दी। आरव ने इशिका का हाथ पकड़ते हुए उसे देखते हुए कहा, चले। इशिका ने आरव को मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। दोनों ने जाकर भोले शंकर का आशीर्वाद लिया, फिर बाहर की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद दोनों एक शांत सी जगह पर बैठे थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। इशिका ने आरव के कंधे पर अपना सर रख रखा था और आरव अपने एक हाथ से इशिका के सर को सहला रहा था और एक हाथ उसने इशिका का पकड़ रखा था। दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था। इशिका हद से ज्यादा खुश थी और आरव की खुशी का भी कोई ठिकाना ना था। दोनों के ही लब खामोश थे, फिर भी दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। एक दूसरे की खामोशी दोनों बखूबी पहचानते थे। इस वक्त वो इतने खुश थे कि उनके पास शब्द नहीं थे कुछ कहने के लिए। कुछ पल बाद इशिका ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मेजर साहब आप वापस कब जाएंगे? इशिका की बात का मतलब आरव समझ चुका था। उसने बिना इशिका की तरफ देखे कहा, तुम्हें कैसे पता? इशिका ने आरव को देखते हुए कहा, बताए ना। आरव ने उसे देखा और उसे देखता रहा। इशिका ने पूछा, ऐसे क्या देख रहे हैं? आरव ने इशिका की खूबसूरत आंखों में झांकते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि जब मैं जाऊं तो मेरा जाना मुश्किल हो जाए। इशिका ने आरव की आंखों में देखा जो किस कदर तक उसे देख रही थी। इशिका ने आरव की गले में अपनी बाहें डाल दी और उसकी आंखों में कहा, तो आप मत जाना। इस पर आरव सीरियस होकर उसे देखने लगा। आरव को सीरियस चेहरा देखकर इशिका ने हंसते हुए कहा, मजाक कर रही हूँ मेजर साहब, फिक्र क्यों करते हैं? जैसे ही आपकी यादों ने मुझे हद से ज़्यादा परेशान किया, अगर उन्होंने मुझे हद से ज़्यादा बेचैन कर दिया तो मैं ही आपके पास आ जाऊंगी। आरव ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, चाहे जो करना, बस रूल्स मत तोड़ना। इशिका आरव की बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसे अपने गालों पर आरव की चलती उंगलियां का एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें उस धीरे धीरे उस एहसास के साथ बंद होने लगी थी। दोनों के दूसरे के करीब बढ़ चुके थे। आरव ने प्यार से इशिका के सर को चूम लिया। 2-3 दिन बाद हर कोई एयरपोर्ट पर मौजूद था। संजू अब्रॉड जा रही थी, इसलिए हर कोई उसे छोड़ने आ रहा था। संजू काफ़ी उदास थी क्योंकि उसे जाना नहीं था, लेकिन उसे जाना भी था। कुछ देर में संजू गायब हो गई थी और आरव उसे ढूंढ रहा था। तभी उसे पता चला कि संजू एक रूम में है। वो उसकी तरफ जाने लगा। उसने वहां जाकर देखा, वहां के दरवाजे के पास इशिका अपने ब्लैक गॉगल्स लगाकर खड़ी थी। उसने जैसे ही आरव को देखा, इशिका मुस्कुरा दी। आरव ने इशिका से पूछा, गुड़िया अंदर है? इशिका ने अपना सर हिला दिया। आरव अपना सर हिलाकर अंदर जाने वाला था कि इशिका ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव ने इशिका को देखा। इशिका आरव को पकड़कर वहां से थोड़ी पर उसे ले गई और उसे प्यार से निहारने लगी, लेकिन आरव के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। वो वापस उस रूम की तरफ जाने लगा। ये देखकर इशिका ने आरव के सामने जाते हुए कहा, मेजर साहब मैं आपके सामने हूँ, फिर भी आप मुझे छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। आरव ने इशिका को देखते हुए सीरियस होकर पूछा, उस रूम में गुड़िया के साथ वैभव है ना? ये सुनकर इशिका ने आरव को देखा। फिर उसने दीवार के साथ अपनी पीठ टिकाते हुए अपने हाथों को बांध लिया और आरव को देखते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर आरव ने इशिका को घूर कर देखा तो इशिका ने आरव से कहा, मेजर साहब संजू अब एडल्ट है, आप हर वक्त उस पर अपनी नज़र नहीं रख सकते। उसे खुद जीने दीजिए। आपका ऐसा करना भी गलत है। अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना अच्छा है, लेकिन कभी उसे भी अपने हिसाब से चलने दीजिए। आरव ने इशिका से कहा, मैंने कभी भी गुड़िया को कुछ भी करने से नहीं रोका है। लेकिन इशिका ने आरव से कहा, मेजर साहब आपको अपनी बहन पर यकीन है और मुझे वैभव पर यकीन है। वो घमंडी जरूर है, लेकिन किसी के साथ खेलना उसे नहीं आता। इतना कहकर वो चुप हो गई। आरव ने इशिका को देखा और वो भी उसके साथ वही हाथ बांधकर खड़ा हो गया। ये देखकर इशिका मुस्कुरा दी। वही उस रूम के अंदर वैभव प्यार से संजू के सर को सहला रहा था, जो अपना मुंह फुलाकर उसके सीने से लगी हुई थी। संजू ने वैभव से अलग होकर उसके सीने पर मारने लगी। वैभव ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए उसे मारने दिया। जब संजू ने वैभव को मुस्कुराते हुए देखा तो वो रुक गई। उसने मुंह फुलाते हुए अपने पैर जमीन पर मारते हुए कहा, ये क्या बात हुई भला? आप भैया की ये बात कैसे मान सकते हैं? जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी तब तक आप मुझसे मिलेंगे नहीं। अगर तब तक आपको किसी और लड़की से प्यार हो गया या फिर मुझे कोई और पसंद आ गया तो क्या आप फिर? तभी उसे अपने आसपास ठंड का माहौल होता हुआ महसूस हुआ। उसे याद आया कि अभी उसने क्या कहा। ये याद आते ही उसने अपने मुंह पर अपने हाथ रख लिए और चुपके से वैभव को देखा, जिसकी आंखें आग उगलने के लिए तैयार थी। वो सॉरी मान पाती तब तक वो वैभव की बाहों में कसकर कैद हो चुकी थी। अगर इस वक्त कोई और लड़की तो वैभव को देखकर डर जाती, लेकिन शायद संजू को इसकी आदत हो गई थी, या फिर उसे पता था कि वैभव चाहे कितना ही गुस्से में आ जाए लेकिन वो कभी उसे चोट तो नहीं पहुंचा सकता था। फिर भी वो घबरा तो गई थी, इसलिए संजू ने हकलाते हुए कहा, वो तो मैंने गलती से। वैभव ने उसके मुंह को पकड़ लिया, जिससे संजू बोलते बोलते रुक गई और उसके होंठों का पोर्ट बन गया और उसका क्यूट चेहरा और क्यूट लगने लगा। वैभव ने उसे गहराई से देखते हुए कहा, मुझसे दूर जा रही हो लेकिन मेरी नज़रों से नहीं समझी। वैभव की बात संजू को बिल्कुल भी समझ नहीं आई। क्या वैभव की आंखें उसके साथ जा रही था?
उसने ऐसे ही बोलने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप भी मेरे साथ जा रहे हैं? वैभव ने उसे देखते हुए एक गहरी सांस ली और उसके होंठों को देखते हुए कहा, तुम्हें अपना दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को देखने की भी कोशिश की तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसका बहुत कुछ जा सकता है, तो पसंद की तो बात ही छोड़ो। इतना कहकर वो उसके पाउट बने हुए होंठों को देखने लगा। वो उन्हें जी भरकर किस करना चाहता था। वो ऐसा करने के लिए उसके करीब बढ़ भी चुका था। वैभव को अपने चेहरे की तरफ आते देख संजू के दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ चुकी थी, उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी। वैभव उसके होंठों को छू भी पाता कि उसे आरव से किया हुआ अपना वादा याद आ गया। उसने कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, तब तक उससे दूर रहेगा। ये याद आते ही वो रुक गया। उसने संजू के होंठों को ना छूकर उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। उसने संजू के होंठों को छोड़ दिया और प्यार से उसके सर को चूम लिया। वैभव के ऐसा करने से संजू मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल उसका मुंह फिर से एक बार फूल गया। वैभव ने संजू से पूछा, अब क्या हुआ? संजू ने कुछ नहीं कहा, बस अपना मुंह फुलाते हुए वैभव के होंठों को देखने लगी। वैभव उसके मुंह फुलाने का मतलब समझ गया था। उसने कुछ नहीं कहा तो संजू ने खुद ही शर्मिंदगी और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ कहा, ये गलत है, मुझे किस करना है आपको? वैभव ने उसे देखा। वो भी यही चाहता था, लेकिन उसने उससे दूर रहने का वादा किया था। उसे ही पता था कि उसने अपने आप को कैसे रोके रखा था। वो ऐसा कर नहीं सकता। संजू ने वैभव के कोट को खींचते हुए कहा, सुना आपने? वैभव ने एक नज़र उसे देखा। वो समझ गया था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो संजू, बाकी कुछ समझे या ना समझे, वो ये जरूर समझ लेंगी कि उसे संजू में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैभव ने संजू की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया। वैभव के ऐसा करने से संजू उसके बहुत करीब आ गई, इतना कि उसका शरीर वैभव के शरीर को चूने लगा था। संजू की तो जैसे सांस ही अटक गई थी, उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी। वैभव अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास ले गया और उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ बोला, सुना, मैं तो कब से ऐसा चाहता था। इतना कहकर वो संजू के होंठों को देखने लगा और उन्हें घूरने लगा। वैभव की ये हरकत देखकर संजू की सांसें रुकती जा रही थी। उसे ये सहन नहीं हो रहा था। वैभव को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसके होंठ एक बार वैभव के होंठों के मिले तो वैभव उन्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो उन्हें पूरी तरह से खा ना ले। ये सोचकर ही संजू की हालत खराब हो रही थी। किस करने का सारा इरादा उसका बदल चुका था। वो मुश्किल से खुद को छुड़ाते हुए बोली, देर हो रही है, बाहर सब ढूंढ रहे होंगे। वैभव ने उसके होंठों को देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें तो अभी। संजू जल्दी से अपना नामे सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, यहाँ कोई भी आ जाएगा। संजू की हालत देखकर वैभव को काफ़ी हंसी आ रही थी। संजू उससे डर नहीं रही थी, उसे तो बस घबराहट हो रही थी। वैभव ने उसके चेहरे को पर अपनी एक और बार सांसें छोड़ते हुए कहा, पक्का? वैभव के ऐसा करने से संजू के पूरे शरीर के रोंगटे तक खड़े हो गए थे। वो इस सिचुएशन से बचने के लिए जल्दी से वैभव के सीने से लग गई और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वैभव मुस्कुराने लगा। वैभव ने भी बहुत प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखों को बंद करके कहा, अपना ध्यान रखना। संजू ने भी वैभव को देखते हुए कहा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, सिर्फ काम मत करते रहना। मैंने देखा है आप ज़्यादातर सिर्फ काम ही काम करते रहते हैं, कुछ टाइम अपने आप को भी दिया दीजिए। वैभव ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, अब तक तो नहीं दिया था, लेकिन अब जरूर दूंगा। वैभव की बात सुनकर संजू खुश हो गई। उसने उछलते हुए वैभव के गाल पर एक किस कर दिया और अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं अब जा रही हूँ भैया, मुझे पक्का ढूंढ रहे होंगे। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर चली गई। वैभव अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिया। संजू के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन रूम से बाहर निकलते ही उसके चेहरे की मुस्कान चली गई थी। वो उदास हो गई थी। ये सच था कि वो वैभव से बहुत प्यार करने लगी थी और वो उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। वो अपनी उदासी के साथ सोच ही रही थी कि उसे कहीं से कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसे उस आवाज़ में कुछ गड़बड़ नजर आए तो उसके करीब चली गई। वो एक कोने में आ गई जहाँ से लोगों की नज़र पड़नी मुश्किल थी। उसने वहां जाकर देखा कि 3 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। ये देखकर संजू खुद में बड़बड़ाए, पब्लिक में भी लड़कियां सेव नहीं है। इतना कहकर वो उनके पास चली गई और कहा, तुम तीनों मिलकर एक लड़की को तंग कर रहे हो, क्या यही तुम सबकी मर्दानगी है? संजू की आवाज़ से उन सब का ध्यान संजू की तरफ चला। किसी लड़की को देखकर उस लड़की ने संजू के पास जाने की कोशिश की कि तभी एक लड़के ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, तू कहाँ जा रही है? ये देखकर संजू को गुस्सा आ गया। एक लड़के ने संजू से कहा, चश्मिश अपने काम से काम रख, नहीं तो तुझे भी अभी के अभी अपनी मर्दानगी दिखा सकते हैं। चश्मिश सुनकर संजू का मुंह फूल गया। उसने आज लेंस की जगह अपना चश्मा लगाया हुआ था। वो उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, पुलिस की धुलाई से पहले तुम सबको मेरी धुलाई देखनी चाहिए, कब से अपनी सीखी हुई स्किल्स को ट्राई नहीं किया है। उसकी बात सुनकर वो हंसने लगे। कुछ देर बाद संजू रोते हुए यश जी के गले लगी हुई थी और यश जी उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। रोहन ने हैरानी से पुलिस के पास पकड़े लंबे चौड़े लड़कों को देखा जिनके चेहरे सूजे हुए थे, तो किसी का एक हाथ मुड़ा हुआ लग रहा था तो उनमें से कोई ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
और उनका ये हाल किसी और ने नहीं बल्कि संजू ने ही किया था। संजू उनके हाल पर नहीं बल्कि जाने के उदासी की वजह से रो रही थी। जैसे ही उसने यश जी को देखा था वैसे ही उसे ये याद आ गया था कि उसे अब जाना है। आरव ने पुलिस वालों से बात कर रहा था क्योंकि उन सब की हालत देखकर संजू को भी साथ जाने के लिए कहा था, लेकिन उस लड़की की वजह से सारी गलती उन लड़कों पर ही आई थी। आरव उनसे बात करके संजू के पास गया। उसने संजू का सर सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरी गुड़िया ने आज किसी की मदद की, बहुत स्ट्रांग हो गई है मेरी गुड़िया तो। संजू ने सिसकी लेते हुए आरव की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो आरव ने अपना रुमाल निकालकर उसे दे दिया। संजू उससे अपनी नाक साफ करते हुए बोली, भैया मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी और ये सब ताही दी, सॉरी मेरा मतलब है ताही भाभी की ट्रेनिंग की वजह से हुआ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था लेकिन मैंने कभी उनकी प्रैक्टिस नहीं की थी, उनके वापस जाने के बाद मैंने उनकी ही दी हुई ट्रेनिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस की। इतना कहकर वो खुश होकर उछलते हुए बोली, और देखा आपने मैंने क्या किया, अब मैं सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। संजू की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। आरव ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर अपना हाथ फेर दिया, उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। यश जी ने संजू से कहा, फिर तो हमें ताहिरी बेटा को एक और बार थैंक्स कहना चाहिए ना। संजू ने खुश होते हुए कहा, हाँ बहुत सारा थैंक्स, और इशिका भाभी से भी और फाइटिंग सीखनी है क्योंकि ताही भाभी ने कहा था कि उन्हें भी फाइटिंग इशिका भाभी ने ही सिखाई थी। ये सुनकर सबकी नज़र इशिका पर गई, जिसकी नज़र तो बस संजू के हाथ पकड़े आरव के रुमाल पर थी। संजू ने इशिका के पास आकर कहा, भाभी जब मैं वापस आऊंगी तो आप मुझे और भी बहुत कुछ सिखाएगा, मुझे आपसे भी ट्रेनिंग लेनी है। उसकी बात सुनकर इशिका ने उसे देखते हुए उसके सर को सहलाते हुए कहा, तुमने जो आज किया उसे जानकर ताहिरी बहुत खुश होगी, और बात रही मुझसे ट्रेनिंग लेने की तो तुम्हें कोई लड़ाई नहीं लड़नी संजू, और मेरी ट्रेनिंग तुम सह नहीं पाओगी। संजू मुंह फुलाकर इशिका को देखने लगी। इशिका ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को सहलाते हुए कहा, अपना ध्यान रखना, चलो टाइम हो रहा है। संजू ने खुश होकर अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद यश जी संजू को काफ़ी सारी हिदायतें दे रहे थे। वो कम फिक्रमंद थे क्योंकि इशिका ने पहले ही तय कर लिया था कि वासु संजू का ध्यान रखेगा। पहले तो वासु चिढ़ गया था लेकिन उसके पास और ऑप्शन भी नहीं था, फिर भी यश जी को चिंता थी। संजू यश जी के गले लगते हुए कहा, डैड मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, आप मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स रखना। रोहन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, चूहिया तुम्हें गिफ्ट्स का इतना लालच क्यों है। संजू ने अपनी कमर पर हाथ रखकर रोहन को घूरते हुए कहा, क्योंकि गिफ्ट्स बहुत अच्छे होते हैं इसलिए समझे बंदर। रोहन ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं चूहिया। संजू ने गुस्से से रोहन को मारते हुए कहा, मेरे बालों को क्यों बिगाड़ा, मैंने कितनी मुश्किल से ये स्टाइल बनाया था। आरव उन दोनों के बीच आते हुए बोला, बस करो तुम दोनों। इतना कहकर आरव ने रोहन को अपनी कठोर आंखें दिखाते हुए कहा, रो। रोहन ने कहा, भाई आप इसे कुछ क्यों नहीं कहते। संजू ने आरव के गले लगते हुए कहा, क्योंकि भैया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। संजू की बात सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। उसने प्यार से संजू का सर सहला दिया। संजू फिर इशिका के गले लगते हुए बोली, भाभी अगर ये बंदर आपको तंग करे तो आप मुझे बता देना, मैं इसे वहीं से एक एक चप्पल मारूंगी। इशिका ने बस अपना सर हिलाकर उसका सर सहला दिया। संजू फिर यहाँ वहाँ देखने लगी। वो एक नज़र तो वैभव को देखना चाहती थी। यश जी ने संजू से कहा, संजू जाओ टाइम हो रहा है। संजू ने अपना सर हिला दिया। तभी उसे वैभव भी नजर आ गया। वैभव को देखकर संजू के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो सब भूलकर वैभव की तरफ बाई का इशारा करने लगी। वैभव भी मुस्कुरा दिया। तभी उसकी नज़र रोहन पर पड़ी जो उसे ही घूर रहा था। वैभव ने अफसोस से अपना नामे सर हिला दिया। ऐसी लड़की से प्यार करना सच में बहुत मुश्किल था जिसके आसपास हमेशा भाइयों का एक घेरा रहता था। कुछ ही देर में संजू वहां से चली गई। आरव फिर इशिका को ढूंढने लगा और उसे इशिका मिल भी गई जो वैभव से कुछ बात कर रही थी। ये देखकर आरव कुछ दूरी पर ही रुककर इशिका को एकटक देखने लगा। तभी वैभव ने आरव को देखा जो इशिका को ही देख रहा था। वैभव ने इशिका को देखा जो उसे कुछ समझा रही थी। वैभव ने हल्के से अपना सर झुकाते हुए कहा, बॉस माफ करना लेकिन कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर इशिका बोलते बोलते रुक गई। उसने अपनी दाई तरफ आरव को देखा। अगर ये आरव नहीं होता तो इशिका वैभव को बीच में रोकने के लिए जरूर छोड़ती नहीं। इशिका ने वैभव से कहा, हम जाओ और हाँ युवराज से कहो जल्दी से मीटिंग की तैयारी करें, हम अभी निकलेंगे। ये सुनकर वैभव अपना सर हिलाकर चला गया। इशिका आरव के पास गई। उसने आरव से मुस्कुराते हुए कहा, मेजर साहब आप मेरा इंतजार कर रहे थे। आरव ने उसे देखकर अपना सर हिला दिया। इशिका ने आरव से कहा, मेजर साहब मैं आपसे रात को घर पर मिलती हूँ, मुझे कंपनी का कुछ काम है। आरव इशिका से कुछ कहता चाहता था लेकिन वो रुक गया। उसने इशिका का सर सहलाते हुए कहा, ठीक है ध्यान रखना और सिगरेट मत पीना।
आरव की बात सुनकर इशिका फीकी तरह से मुस्कुरा दी। ऐसा नहीं था जब आरव ने इशिका को ये पहली बार कहा था। उसने काफ़ी बार इशिका को सिगरेट और सिगार शराब पीते हुए देखा था। कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन उसने लगातार इशिका को ऐसा करते हुए देखा था और ये इशिका की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि इशिका के शरीर में पहले से ही बहुत सारे इंजेक्शन और अलग अलग हैवी दवाइयों का असर था। इशिका ने काफ़ी वक्त से इंजेक्शन लेने छोड़ दिए थे, लेकिन वो पूरी तरह से उसके शरीर के अंदर घुल चुके थे, जिससे कि वो उसका ब्लड भी इफेक्ट हो चुका था और ऊपर से ये सिगरेट और सिगार और ज़्यादा उसके ब्लड को नुकसान पहुंचा रहे थे। सिर्फ इसलिए आरव इशिका की ये आदत छुड़वाना चाहता था। इशिका ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हम। तभी उसने आरव को चेहरा देखा और कुछ सोचते हुए पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? आरव ने पहले चुप रहकर गौर से इशिका को देखा। वो कुछ कहने ही जा रहा था कि इशिका का फ़ोन बजने लगा, लेकिन इशिका ने उसे देखा तक नहीं। वो सिर्फ आरव को देखती रही कि आरव को उससे क्या कहना है। ये देखकर आरव ने इशिका को देखा। इशिका ने उसे अपनी ज़िंदगी में पहले नंबर पर रखा था, यहाँ तक अपने सपने को भी उसने आरव के बाद रख दिया था, लेकिन आरव ऐसा नहीं कर सकता था। उसने इशिका का सर सहलाते हुए प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हें देर रही है। इशिका ने आरव से कहा, लेकिन आपको। आरव ने उसके कंधे को पकड़कर उसे ले जाते हुए कहा, तुम जल्दी से अपनी मीटिंग खत्म करके आओ। इशिका को जल्दी थी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए और सीधा वहां से चली गई। रात के वक्त कल्याणी निवास में आरव के कमरे में आरव एक चेयर पर बैठा था। उसके हाथ में हमेशा की तरह एक किताब थी, लेकिन उसका ध्यान उसमें बिल्कुल भी नहीं था। उसने टाइम देखा, आधी रात होने को आई थी, लेकिन इशिका अभी तक नहीं आई थी। इशिका वहीं पर अपनी एक ब्रांच खोलने में बिजी थी। वो चाहती थी कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए और जब तक उसका सोचा हुआ काम पूरा नहीं होता उसे चैन नहीं मिलता। आरव ने अपना ध्यान किताब की तरफ लगाने को कहा। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। आरव ने डोर को देखा। वो समझ गया था कि ये इशिका नहीं है, क्योंकि वो कभी भी अपने कमरे में आने से पहले नॉक नहीं करेगी। वो उठकर डोर के पास गया। उसने दरवाज़ा खोला जहाँ मालिनी जी थी। आरव ने मालिनी जी को अंदर आने का रास्ता दिया। मालिनी जी के हाथ में आरव के लिए कुछ खाने के लिए था, क्योंकि आरव ने सबके साथ कम ही खाना खाया था। मालिनी जी ने आरव का चेहरा देखते हुए कहा, इशिका का इंतजार कर रहे हो? आरव ने कुछ ना कहकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मालिनी जी ने सोचते हुए कहा, इशिका बिजी है ना? फिर उन्होंने आरव का चेहरा गौर से देखते हुए कहा, किस बात को लेकर परेशान हो? आरव ने उन्हें देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। आरव की चुप्पी को देखते हुए मालिनी जी ने पूछा, ड्यूटी पे कितने दिन बाद जाना है? आरव ने उन्हें देखा। चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए, उसकी मां मरते दम तक उसकी चुप्पी को बखूबी समझ सकती थी। आरव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, बस कुछ दिनों बाद ही। ये सुनकर मालिनी जी एक बार अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इशिका को कैसे बताया जाए, सिर्फ इसी बारे में सोच रहे हो ना? आरव ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा माँ, पहले कभी ऐसा जाते वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ। मालिनी जी ने कहा, आरव हमें और उनको तुम्हारे जाने की आदत है, लेकिन शायद इशिका बेटा को नहीं है, तो उसे जितना जल्दी हो सके बता देना, जाते समय नहीं। ये सुनकर आरव ने उन्हें देखा। तभी उन्हें किसी के तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मालिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा इंतजार पूरा हुआ। इतना कहकर उन्होंने आरव को देखा, जिसकी नज़र पहले से ही डोर पर टिकी हुई थी। मालिनी जी मुस्कुरा दी, लेकिन आरव की बात याद आते ही उनकी आंखें नम हो गई। तभी आरव को अंदर इशिका आती हुई नजर आई, जिसकी आंखें पहले तो बेचैनी से भरी हुई थी, लेकिन अब एकदम शांति और सुकून से भर गई थी। मालिनी जी ने इशिका के हाथ से उसका बैग लेकर उसे सोफे पर रखते हुए कहा, कितनी थकी हुई लग रही हो इशिका, इतना काम एक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इशिका ने हल्का सा मुस्कुराते हुए मालिनी जी से कहा, माँ मैं ठीक हूँ। मालिनी जी ने प्यार से इशिका के चेहरे पर हाथ फेर दिया और कहा, ये तो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है, तुमने दिन में खाना खाया था ना? इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, आपने जो भेजा था आप बहुत अच्छी है। मालिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे हैं। इशिका ने मालिनी जी से कहा, माँ आपने ज़्यादा काम तो नहीं किया ना? ये सुनकर मालिनी जी का मुंह फूल गया, क्योंकि इशिका ने पूरे कल्याणी निवास में बहुत सारे सर्वेंट्स लगा दिए थे। वहाँ कुछ सर्वेंट्स काम करते थे, लेकिन कभी कभार ही, क्योंकि मालिनी जी को ये पसंद नहीं था। और इशिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने देखा था कि मालिनी जी खुद ज़्यादातर काम करती थी, लेकिन मालिनी जी को बहुत एतराज़ हुआ था। इशिका के ऐसा करने से मालिनी जी को कोई काम नहीं करना पड़ता था, जिस वजह से उन्होंने इशिका से शिकायत कर दी। तो इशिका ने फ़ौरन वही किया जो वो चाहती थी, लेकिन एक ही शर्त पर कि वो ज़्यादा काम नहीं करेगी। मालिनी जी ने इशिका से कहा, इशिका अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो मैं बोर हो जाऊँगी। इशिका ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, तो आप मुझसे बात कर लेना। मालिनी जी ने हार मानते हुए कहा, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। इतना कहकर वो हंस दी। उन्होंने इशिका का माथा चूमते हुए कहा, अब मुझे संजू की थोड़ी कम याद आएगी। इतना कहते कहते उनके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई थी। मालिनी जी उदास देख इशिका ने सीरियसली पूछा, क्या आपको संजू की याद आ रही है?
ये सुनकर मालिनी जी ने थोड़ा उदासी के साथ कहा, हम बहुत याद आ रही है। इतना कहकर वो संजू की सारी हरकतें याद करने लगी। तभी उनके कानों में इशिका की आवाज़ पड़ी जो अपने फ़ोन पर ऑर्डर देने वाले लहजे में कह रही थी, युवराज जितनी जल्दी हो सके फ़ौरन जेट को तैयार करो, माँ को संजू से मिलना है, उसे कुछ देर के लिए वापस लाना होगा। ये सुनकर मालिनी जी की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने हैरानी से आरव की तरफ देखा जो बस इशिका को देखकर अफसोस से अपना सर ना में हिला सकता था। मालिनी जी ने जल्दी से इशिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, इशिका ये क्या कर रही हो, संजू को वापस लाने की ज़रूरत है, वो आज ही तो गई है। इशिका ने उन्हें देखते हुए सीरियस होते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, हम उसे उठा लेंगे। उठा लेंगे से क्या मतलब था? मालिनी जी उसकी इस बात पर उसे हैरानी से देखने लगी। चाहे जो बन जाए, आखिर में वो थी तो गैंगस्टर। मालिनी जी ने इशिका को मना करते हुए कहा, नहीं इशिका, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इशिका ने उन्हें देखते हुए पूछा, लेकिन आपको उसकी याद आ रही है ना? ये सुनकर मालिनी जी कुछ पल तक इशिका का चेहरा देखा जो काफ़ी सीरियस थी। उन्होंने इशिका को समझाते हुए कहा, हाँ इशिका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। उन्हें समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले, वो किस तरह से इशिका को समझाए, तो उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इशिका ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर अपना सर हिला दिया। ये देखकर मालिनी जी ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने इशिका से कहा, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। इशिका ने आरव को देखा, फिर पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आरव ने मुस्कुराते हुए अपना नामे सर हिला दिया और इशिका के पास आकर उसके हाथों को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। इशिका भी आरव को देखने लगी। इशिका को देखते देखते आरव ने अपना हाथ उठाकर इशिका के सर पर रख दिया और उसके सर को सहलाने लगा। इशिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आरव के सीने से लग गई। उसने कसकर आरव को पकड़ते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, आपने मुझे याद किया मेजर साहब। आरव ने इशिका का सर सहलाते हुए कहा, ऐसा तुमसे किसने कहा? ये सुनकर इशिका ने आरव को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपकी आंखों ने। इतना कहकर उसने आरव के दिल की जगह पर हाथ रखते हुए कहा, और आपके धड़कते दिल ने। आरव मुस्कुरा दिया। उसने प्यार से इशिका का माथा चूम लिया। इशिका मुस्कुराने लगी और बस आरव को देखने लगी। आरव को इशिका की आंखों प्यार के उमड़ते हुए एहसास नजर आ रहे थे। इशिका आरव के करीब होने लगी। आरव ने इशिका की आंखों में देखते हुए अपना एक हाथ उसकी कमर में डाल दिया और दूसरे हाथ से उसके बन में बंधे हुए बालों को खोल दिया। उसने इशिका के करीब होते हुए कहा, जानती हो ना, मुझे तुम्हारे बाल खुले हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इतना कहकर वो इशिका के चेहरे पर किस करने लगा। इशिका की आंखें बंद हो गई। उसकी सांसें बढ़ चुकी थी, दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा किस किए जा रहे थे। दोनों ही रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी रुकती सांसों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। ना चाहते हुए भी दोनों हो अपने होठों को सामने वाले होठों से अलग करना पड़ा। आरव ने इशिका के दोनों हाथों को पकड़ लिया। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में उलझ चुके थे। उनके हाथों की उंगलियां एक दूसरे की उंगलियां में कसती जा रही थी। आरव ने इशिका को अपनी गोद में उठा लिया और सीधा उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसने ले जाकर इशिका को बहुत प्यार से बेड पर लिटा दिया और उसे कुछ पल तक देखता रहा। इशिका की दुनिया जहान की खूबसूरत आंखें उसे सबसे ज़्यादा भाती थी, खासकर जब जब उनमें वो अपने लिए बेहिसाब प्यार देखता था और वो हमेशा उन आंखों में अपने लिए वही प्यार देखना चाहता था। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में वो दोनों एक साथ थे। उसने इशिका की मांग देखी जो सिंदूर से भरी हुई थी। इशिका ने एक बार भी अपनी मांग से ना तो सिंदूर हटने दिया था और ना ही एक बार भी अपने गले से मंगलसूत्र को निकाला था। इशिका के लिए वो दो चीज़ उतनी ही जरूरी थे जितना कि आरव। आरव को अपनी तरफ ऐसे देखते देख इशिका ने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ? आरव ने उसके उस हाथ को लेकर उस पर किस करते हुए कहा, बस ऐसे ही। इशिका, कभी भी अपने आप को खतरे में मत डालना। पहले इशिका ने गौर से आरव को देखा, फिर मुस्कुराते हुए आरव से कहा, मेजर साहब, खतरा हर तरफ है, लेकिन मैं उससे अब दूर ही रहूंगी। इशिका की बात सुनकर आरव को कितनी तसल्ली मिली ये उसे ही पता था। इशिका ने आगे कहा, अगर कभी खतरा आता भी है तो आप हैं ना मेरे पास, और आपके पास मैं, तो हमें किस बात की चिंता। आरव ने प्यार से उसके सर को सहला दिया। आरव को अपने लिए इतनी फिक्र करते देख इशिका की खुशी का कोई ठिकाना ना था। इशिका ने आरव को देखते हुए उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और अपनी आंखों को बंद लिया। आरव भी उसका भरपूर साथ देने लगा। अगले दिन फार्म हाउस पर इशिका किचन में आरव को खाना बनाते हुए देख रही थी। उसने आरव की शर्ट पहन रखी थी। आरव ने इशिका को देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें आज कंपनी का काम नहीं है? इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आज नहीं है। इतना कहकर उसने पीछे से आरव को गले से लगा लिया। आरव काम करते करते रुक गया। उसने सीरियस होकर कहा, तुम्हें मेरी वजह से अपना नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है, हम शाम को मिल सकते हैं। इशिका ने आरव के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने आरव के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, मेजर साहब, फिलहाल आपको मुझ पर ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर उसने आरव के हाथ पर अपना हाथ रख दिया जिसमें उसने चाकू पकड़ रखा था।
इशिका ने उसके हाथ में पकड़े चाकू को ले लिया और आरव से कहा, मुझे सिखाए। आरव ने इशिका के हाथ को पकड़कर उसे मोड़ते हुए कहा, ठीक है। इतना कहकर उसने इशिका हाथ का पकड़कर सब्जी काटने लगा। इशिका हंसकर बोली, मेजर साहब, मैं क्या कोई 5 साल की बच्ची हूँ जो आप मुझे ऐसे सिखा रहे हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे कम भी नहीं हो। इशिका ने हंसते हुए कहा, मेरी जिंदगी में ऐसा किसी ने पहली बार कहा है, नहीं तो सब मुझसे डरते थे, किसी ने कभी मुझे 5 साल की बच्ची नहीं कहा। आरव ने उसके बालों को एक साइड कर दिया और उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाते हुए बोला, सब डरते थे क्योंकि उन्होंने कभी इस इशिका को नहीं देखा था। आरव की बात सुनकर इशिका मुस्कुरा दी। जैसे वो आरव के हंसती थी वैसे हंसते हुए उसे किसी ने नहीं देखा होगा। इशिका ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या मैं अकेले आपके लिए खाना बनाऊं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जैसा चाहें वैसा करो। इशिका ने अपना चेहरा मोड़ते हुए आरव को देखते हुए कहा, आप वो भी खा लेंगे? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। इशिका वापस आरव को चाकू देकर वहां से हट गई और जाकर स्लैब पर बैठ गई और आरव को देखने लगी। आरव ने इशिका को देखा और कहा, जाओ बाहर इंतजार करो। इशिका ने आरव को देखते हुए कहा, क्यों, क्या मैं यहाँ इंतजार नहीं कर सकती? आरव ने बिना इशिका को देखे एक गहरी सांस ली। वो इशिका को देखना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे काम नहीं करने दे रही थी, लेकिन आंखें कहाँ मानती है। उसने अपनी नज़रें एक बार इशिका की तरफ की तो इशिका अपनी शर्ट के बटन ओपन कर रही थी। आरव ने एक गहरी सांस ली। आरव ने अपने काम पर ध्यान देते हुए कहा, तुम्हें बाहर जाकर इंतजार करना चाहिए, यहाँ तुम मुझे काम नहीं करने दोगी? जब उसे इशिका की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने इशिका की तरफ देखा जिसकी शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे। इस वक्त वो काफ़ी हॉट लग रही थी। इशिका ने कभी किसी को सिड्यूस करने का सोचा तो छोड़ो, उसने तो कभी किसी को एक नज़र प्यार से देखा तक नहीं था। आरव को देखकर ना जाने वो क्यों इतनी खो जाती थी, क्योंकि अपना कंट्रोल अपने पर से खो देती थी। इशिका को ऐसे देखकर आरव के मन में हलचल तो जरूर शुरू हो गई थी। आखिर सिर्फ एक यही लड़की थी जो उसे अपने पास खींच सकती थी, जो उसका ध्यान किसी भी चीज़ से हटा सकती थी। आरव ने इशिका पर से ध्यान हटाकर अपना ध्यान काम पर दिया। ये देखकर इशिका के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने अपनी शर्ट का एक हिस्सा अपने कंधे से नीचे कर लिया। ना चाहते हुए भी आरव की दोबारा नज़र उस पर चली ही गई। इशिका सच में काफ़ी खूबसूरत थी। उसका शरीर जितना मजबूत था उतना ही सुंदर भी था। आरव ने दूसरी तरफ देखकर एक लंबी और गहरी सांस ली और अपना काम करते हुए कहा, तुम ऐसे बीमार हो जाओगी। ये सुनकर इशिका के एक्सप्रेशन बदल गए। वो स्लैब से उतरकर सीधा बाहर जाने लगी। वो जा पाती कि उसे अपने पेट पर किसी का मजबूत हाथ महसूस हुआ। उसके होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने आरव के हाथ को हटाने की कोशिश की। आरव ने अपना हाथ और जोर से दबाते हुए उसके कान में कहा, पहले खुद ही अपने पास बुलाया और अब खुद ही दूर कर रही हो। इशिका ने कहा, आपने देर कर दी मेजर साहब। आरव ने अपना हाथ उसके पेट पर चलाते हुए कहा, मतलब मैं जब भी देर करूंगा तुम मुझसे उतना ही दूर होती जाओगी। इस पर इशिका की स्माइल गायब हो गई। इशिका ने पलटने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे पलटने नहीं दिया और अपना हाथ चलाते हुए मदहोश करने वाली आवाज में बोला, तुम दूर जाना चाहोगी भी तो नहीं जा पाओगी। आरव के हाथ लगातार हरकत में थे, जो इशिका को मदहोश के लिए काफ़ी थे। उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसने आरव के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आरव उसकी गर्दन पर किस करने लगा था। उसने इशिका को अपनी तरफ मोड़ा और उसे देखने लगा। दोनों की आंखों में प्यार की खुमारी छाई हुई थी और उसी खुमारी में कब उनके होठ आपस में जुड़ गए थे उन्हें पता ही नहीं चला था। दोनों ही मदहोश होकर एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। जब उनकी सांसें उखड़ने लगी तो दोनों ने अपने होठों को हिलाना बंद कर दिया, लेकिन उन्हें दूर नहीं किया। दोनों के सर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आरव ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, यहाँ तुम बीमार हो जाओगी। इतना कहकर वो लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले दिन आरव की आंखें खुली तो उसकी नज़र सीधा इशिका के सुकून से सोते हुए चेहरे पर गई, जो उसके सीने पर अपना सर रखकर आराम से बेफिक्र से सो रही थी। इशिका कभी इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आरव की वजह से उसका नींद से ही उठने का अब दिल नहीं करता था। आरव ने प्यार से उसके सर पर किस कर दिया और उसके चेहरे को निहारते हुए अपने मन में कहा, ना जाने ऐसी सुबह मेरे लिए कब तक रहेगी। मुझे इस सुबह की आदत हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। इतना कहते कहते उसने कसकर इशिका को पकड़ लिया, जिससे इशिका के होठों पर सोते सोते ही स्माइल आ गई। उनके कुछ दिन एक दूसरे के साथ ही बीते। इशिका बिल्कुल भी आरव से दूर नहीं गई, यहाँ ये कह लो कि वो जाना ही नहीं चाहती थी। आरव समझ गया था कि इशिका को पता है कि वो वहाँ से जल्दी ही जाने वाला है, लेकिन इशिका ने आरव से ना कुछ पूछा और ना ही आरव से कुछ कहा। आरव ने अपना सारा वक्त इशिका को दे दिया था। कभी वो बाहर घूमने जाते तो कभी एक ही जगह पर रुककर एक दूसरे के साथ पल बिताते। उनके ये प्यार भरे लम्हे उनकी लाइफ के बेस्ट लम्हों में बन गए थे। आरव बाकी सबको भी टाइम दे रहा था, लेकिन मालिनी जी ने अपनी पूरी कोशिश की आरव ज़्यादा समय इशिका के साथ ही बिताएं। वो जानती थी कि इस वक्त इशिका को आरव के समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यश जी ने भी इस बार आरव को कोई काम करने नहीं दिया था, नहीं तो आरव हमेशा घर पर होने पर उनकी कंपनी के काम पर लग जाता था। आरव और इशिका के ये दिन काफ़ी खुशी के दिन थे।
दोनों ही इन दिनों को बार बार जीना चाहते थे, इस वक्त को रोक ही लेना चाहते थे, लेकिन कब कहाँ वक्त किसी के लिए रुका है और ये दिन उनके कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। इतने जल्दी दिन उनके कभी नहीं गुजरे थे। जो भी था उन्होंने एक दूसरे को और ज़्यादा जान लिया था, जितना हो सके एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश की। कुछ दिनों में ही वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ ताहिरी को न्यूजीलैंड जाना था, तो वो और रोनित अपना हनीमून मनाने के लिए न्यूजीलैंड गए थे। रोनित जाना नहीं चाहता था, लेकिन ताहिरी का बहुत मन था कि वो अपने लवर के साथ वहां जाएं, तो रोनित उसकी इस बात को टाल नहीं सका था और उसने ना चाहते हुए भी इसकी सारी तैयारी कर ली थी। वो उसके लिए मुश्किल था, लेकिन ताहिरी ने पहली बार उससे कुछ मांगा था तो उसे दिल से पूरा करना चाहता था। ताहिरी काफ़ी खुश थी, उसे कभी घूमने में इतना मज़ा नहीं आया था जितना उसे रोनित के साथ आया था। एक होटल के सबसे बड़े और खूबसूरत कमरे में ताहिरी अपने फ़ोन को घूरे जा रही थी। तभी उसके पास रोनित ने आते हुए कहा, क्या हुआ ताही? ताहिरी ने रोनित को देखकर मुंह फुलाते हुए कहा, इशिका मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा, ताही मुझे लगता है हमारे साथ इशिका जी को भी आना चाहिए था। ताहिरी ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, मैंने पूछा था, उसने कहा कि उसके पास टाइम नहीं है और उसने कहा अगर मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं अपने काम पर लग जाऊँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो वो मुझे और छुट्टी कभी नहीं देती। रोनित ने अफसोस से अपना नामे सर हिला दिया, लेकिन वो हंसे बिना नहीं रह पाया था। ताहिरी और इशिका की दोस्ती अनोखी थी। इशिका का ताहिरी के लिए अलग ही प्यार था। तभी ताहिरी को कुछ सुझा। उसने रोनित से कहा, क्यों ना हम आज कहीं ना जाएं? रोनित ने पूछा, फिर आज क्या करेंगे? ताहिरी रोनित एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए बोली, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। रोनित ने सीरियस होकर पूछा, क्या कोई गेम है? ताहिरी ने रोनित के पास जाकर उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, बहुत सारे गेम है, अगर आप खेलना चाहो तो। रोनित ने अपने सीने की तरफ देखा, जहां ताहिरी की अब सिर्फ उंगलियां ही नहीं बल्कि उसका पूरा हाथ रेंग रहा था। रोनित की आंखें बदल गई। उसने ताहिरी के चलते हाथ को पकड़ लिया। ताहिरी ने रोनित को देखा। रोनित ने ताहिरी को देखते हुए कहा, अच्छा ऐसा है, हो सकता है कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल भी तुम कहीं बाहर ना जा पाओ। इतना कहकर उसने ताहिरी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने अपने पास खींच लिया और उसे किस करने लगा। ताहिरी भी रोनित के गले में अपनी बाहें डालकर उसका साथ देने लगी। तभी रोनित घूरकर ताहिरी को देखने लगा। ताहिरी अपनी हंसी रोककर रोनित के होठ पर लगे खून को अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोली, मैंने जानबूझ नहीं किया। रोनित ने अपने सीने को देखा और उस पर अपने कई लव बाइट दिखाते हुए बोला, हाँ ये सब जानबूझ नहीं हुए है। ताहिरी एक फीकी हंसी हंस दी। रोनित ने उसे अपने पास खींचकर कहा, तुम्हारे पास मेरे जीतने नहीं है। ये सुनकर ताहिरी की आंखें बड़ी हो गई। वो रोनित से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, कहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? इतना कहकर उसने अपनी गर्दन पर निशान को दिखाया। रोनित ने उसे देखते हुए शरारत से कहा, एक और जगह है। ये सुनकर ताहिरी का हाथ अपने आप अपने सीने की तरफ चला गया। रोनित उसे देखकर हंसने लगा और उसने प्यार से ताहिरी का माथा चूमकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। ताहिरी ने रोनित के गले में अपनी बाहें डाल ली। रोनित उसकी गहरी काली आंखों में देखे जा रहा था। ताहिरी को रोनित का प्यार बहुत पसंद था। वही तेज और रोशनी का रिश्ता भी अब पहले से ज़्यादा ही मजबूत हो गया था। तेज हमेशा रोशनी के चेहरे पर मुस्कान रखता था। दोबारा तेज से मिलने के बाद रोशनी के चेहरे पर उदासी देखने तक को नहीं मिली थी। आखिर वो तेज के दिल की धड़कने में शामिल थी। वो उसके पास जितना रहता उसका प्यार और ही बढ़ता जाता। वही युवराज और एरिना की जिंदगी भी अब काफ़ी आसान हो गई थी। युवराज के मिलने से एरिना को सब कुछ मिल चुका था। उसकी ज़िंदगी बन गई थी। दोनों ही अपना अपना काम करते और दोनों ही एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते और एक दूसरे का खूब ख्याल रखते। युवराज को वैभव के लिए थोड़ा बुरा लगता, क्योंकि वैभव उसका पहला सबसे अच्छा दोस्त है जो बचपन से अब तक उसके साथ था, लेकिन उसे तसल्ली थी कि वैभव नॉर्मल था और अब तक काफ़ी खुशमिजाज भी रहता था। चाहे अभी तो संजू उसके साथ नहीं थी, लेकिन वो उसकी ही थी, उसके लिए थी और वो उसका था। बस करना था तो इंतजार, और उनका ये इंतजार भी पूरा जरूर होगा। सबकी ज़िंदगी में अब कोई टेंशन या कोई परवाह नहीं थी। सब खुश थे क्योंकि उनके अपने खुश थे, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं थी। कुछ दिनों बाद मनाली में आरव के कमरे में इशिका एकटक आरव को देखे जा रही थी, जिसके शरीर पर अपने मेजे की वर्दी मौजूद थी। इशिका ने आरव के सर को देखा, फिर उसने उसकी वही रखी हुई टोपी को उठाकर आरव के सर पर पहना दिया। आरव एकटक इशिका को देखे जा रहा था, जिसने आज एक शब्द भी उससे नहीं कहा था। इशिका वहां से जाने लगी तो आरव ने इशिका के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचकर बोला, इशिका। इशिका ने आरव की आंखों में देखा, जिसकी आंखों में बेचैनी थी। इशिका ने आरव के गले में अपनी बाहें डाल दी और गौर से आरव को देखने लगी। इशिका ने आरव के करीब होकर प्यार से आरव का माथा चूम लिया, जिससे आरव की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई।
इशिका ने थोड़ा सा आरव से दूर होते हुए उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेजर साहब फिक्र मत कीजिए, मैं जानती हूँ सच कहूँ तो मैं नहीं चाहती कि आप जाएं, लेकिन मैं आपको चाहकर भी नहीं रोक सकती क्योंकि आपकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है। मेजर साहब मैं चाहती हूँ आप मुस्कुराते हुए जाएं और ऐसे ही मुस्कुराते हुए वापस आएं, जैसे जा रहे हो वैसे ही वापस आना। इतना कहकर उसने आरव को देखते हुए अपने होंठों को बेहद प्यार से आरव के होंठों पर रख दिया। आरव ने भी उसकी कमर को पकड़ लिया और दोनों की आंखें बंद हो गई और दोनों ही एक दूसरे को बहुत शिद्दत के साथ किस करने लग गए। जब दोनों की सांसें फूलने लगी तो दोनों के होंठ के दूसरे के होंठों से अलग हुए। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। आरव ने प्यार से इशिका का चूम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया और उसका सर सहलाते हुए कहा, इशिका अपना ध्यान रखना, सिगरेट और शराब से दूर रहना तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है, और हाँ किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। ये सुनकर इशिका आरव के सीने से लगे हुए मुस्कुरा दी। उसने आरव को देखते हुए कहा, मैं क्या आपको कोई लड़ाकू लगती हूँ? आप बताइए, क्या आपने मुझे उस दिन के बाद कभी लड़ते हुए देखा है? और अगर ऐसा है भी तो वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। आरव ने मुस्कुराते हुए उसके सर को सहला दिया और उसे एकटक देखने लगा। इशिका फिर से आरव के सीने से लग गई। इशिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल चुके थे जो आरव को दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि उसने अपना चेहरा उसके सीने से लगा रखा था। कुछ देर बाद मालिनी जी ने आरव को गले से लगा रखा था, जिनकी आंखों से आंसू हमेशा की तरह ही बह रहे थे। वो नहीं चाहती थी कि आरव इतनी जल्दी चला जाए और चाहती थी कि आरव कुछ देर और उनके पास रहे क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इसके बाद वो आरव का चेहरा कितने दिनों बाद देख पाएगी। आरव ने प्यार से मालिनी जी के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ इसलिए मैं हमेशा बिना बताए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपका रोता हुआ चेहरा नहीं देख सकता और ना ही देखना चाहता हूँ। मालिनी जी ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, हम अब ये भी मेरी ही गलती है ना, कुछ दिन और नहीं रह सकता। आरव ने मालिनी जी को समझाते हुए कहा, माँ मेरा फर्ज बाकियों से अलग है, ये भी शायद मैं ज़्यादा दिन रुक गया। मालिनी जी ने आरव के कंधे पर मारते हुए कहा, हाँ 4 महीनों को ज़्यादा दिन कह रहा है। आरव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जब से आर्मी ज्वाइन की है तब से ये मेरी सबसे लंबी छुट्टी थी। मालिनी जी ने कहा, ठीक है वादा कर तू जल्दी ही आएगा। इस पर आरव ने कुछ नहीं कहा तो मालिनी जी ने उसे देखते हुए कहा, कुछ कह क्यों नहीं रहा, वादा कर मुझसे। आरव ने एक बार फिर उनके गले लगते हुए कहा, माँ जो वादा कभी भी टूट सकता है उसे करना नहीं चाहिए। कल्याणी जी मालिनी जी को डांटते हुए बोली, मालिनी बस कर, तू तो ऐसे रो रही है जैसे तेरी बेटी की विदाई हो रही हो, क्यों मेरे पोते का जाना मुश्किल कर रही है। इतना कहकर उन्होंने आरव के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा पोता इस बार जल्दी ही आएगा, तू देख लियो क्योंकि अब वो अकेला नहीं है। ये सुनकर आरव ने एक नज़र इशिका को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के आरव को देख रही थी। तभी आरव को कल्याणी जी के रोने की आवाज़ आई। ये सुनकर मालिनी जी के आंसू अपने आप रुक गए। वही यश जी खुद से बोले, इतना प्यार अपने बेटे से नहीं किया जितना अपने पोते से किया है। इतना कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। आरव ने कल्याणी जी के प्यार से आंसू साफ करते हुए कहा, दादी अब आप भी। मालिनी जी ने कहा, हाँ जैसे इनकी पोती की विदाई हो रही है। ये सुनकर कल्याणी ने रोते रोते मालिनी जी को घूर कर देखा। उन दोनों को देखकर सब मुस्कुरा दिए। यश जी उनके पास जाकर आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस अब भी करो आप दोनों, उसे देर हो रही है, उसे जाने भी दो, सबको अपने काम पर जाना होता है। रोहन ने आरव के पास आकर धीरे से कहा, भैया जाए, भाभी से भी एक बार मिल लीजिए। कल्याणी जी आरव की पीठ थपथपाते हुए कहा, हाँ जा जा, इशिका बेटा से मिल ले। रोहन ने सीटी मारते हुए कहा, हम क्या पता फिर कितने साल बाद भाभी को आपका चेहरा दिखाई दे। ये सुनकर कल्याणी जी ने रोहन के सर पर मारते हुए कहा, क्या बोल रहा है, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा, शुभ शुभ नहीं बोल सकता। रोहन ने सर को सहलाते हुए चिढ़ते हुए कहा, दादी मैंने गलत इरादे से ऐसा नहीं कहा था, वो तो भाई काफ़ी वक्त बाद वापस आते हैं ना इसलिए। कल्याणी जी ने कहा, इस बार हमारा शेर जल्दी आएगा। रोहन ने देखा कि अभी भी आरव दूर से इशिका को देख रहा था तो रोहन जल्दी से आरव को पकड़कर सीधा इशिका के सामने ले गया और दोनों को देखते हुए कहा, अगर कोई प्यार भरे शब्द कहने हैं एक दूसरे से तो मैं आप दोनों को अकेला छोड़ता हूँ। इतना कहकर वो वहां से दूर से चला गया लेकिन अपनी नज़रें उन दोनों पर ही रखी। इशिका आरव दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों ही कहना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन कहाँ दोनों को एक दूसरे से कुछ कहना आता था। उन्हें फिलहाल कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे एक दूसरे से कहने के लिए सिवाय इसके, अपना ख्याल रखना। आरव ने इशिका के सर पर अपना हाथ रख दिया। इशिका आरव को देखकर मुस्कुराने लगी। उसे आरव का हाथ अपने सर पर बहुत अच्छा लगता था। ये एक ऐसा एहसास था जो उसे पूरे जहां में नसीब हो ही नहीं सकता था। तभी आरव ने ध्यान दिया कि इशिका की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। ये देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो गए। इशिका फिर से अपने इमोशन को अपने अंदर दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब इशिका ने आरव के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखे तो उसने मुस्कुराते हुए ही कहा, मेजर साहब आप जानते हैं मुझे रोना नहीं पसंद। आरव कुछ कहता कि उसका फ़ोन बजने लगा। तभी यश जी ने भी कहा, आरव चलो टाइम हो रहा है। उन्हें ये देखकर काफ़ी हैरानी हो रही थी कि आरव पहली बार वापस अपनी ड्यूटी पर जाने में देर कर रहा था।
आरव ने इशिका को देखकर अपना सर हिला दिया और मुड़कर जाने लगा। मालिनी जी कल्याणी जी दोनों आरव को बाहर तक छोड़कर आ रही थी। इशिका बस चुपचाप उनके पीछे चल रही थी। रोहन और यश जी कुछ दूरी तक आरव के साथ जाने वाले थे। घर से बाहर आकर आरव को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जानता था कि वो कौन है। उसने पीछे मुड़कर इशिका को देखा तो इशिका ने आरव को दीवानगी के साथ देखते हुए कहा, मेजर साहब एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको लेकर हद से ज़्यादा सेल्फिश हूँ। अगर आप मेरे सामने हैं तो पूरी दुनिया में मौजूद हर एक शख्स मेरे लिए गायब हो जाता है। अगर बात आपकी है तो आपसे किया हुआ कोई वादा भी मुझे रोक नहीं सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ है। आप प्यार है मेरा, आप जुनून है मेरा, आप राहत है मेरी, आप सुकून है मेरा, आप पागलपन है मेरा। और फिर वो आरव के एक गाल को छूते हुए दीवानगी के साथ बोली, आप दीवानगी है मेरी क्योंकि। फिर इशिका ने आरव की आंखों में एक दीवानेपन के साथ कहा, क्योंकि ये इशिका सिंह हुई तेरी दीवानी। उम्मीद करती हूँ आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे। इतना कहकर इशिका मुस्कुरा दी। कल्याणी जी और मालिनी जी ने एक दूसरे को देखा। क्या इशिका वो भी दिखाई नहीं दे रहे थे? आरव ने बस मुस्कुराकर बहुत प्यार से इशिका का सर सहला दिया और मुड़कर सीधा जाकर गाड़ी में बैठ गया। उसने एक नज़र इशिका को देखा जो पूरी दीवानगी के साथ उसे देख रही थी। इशिका मुस्कुरा दी, आरव भी मुस्कुरा दिया। उसकी गाड़ी वहां से चली गई। आरव के जाते ही इशिका की आंखों में तुरंत नमी छा गई, लेकिन होठों पर मुस्कान बरकरार थी। मालिनी जी ने इशिका को देखा। उन्होंने इशिका के कंधे पर हाथ रखा। इशिका ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप मुझे कुछ बनाना सिखा रही थी ना? मालिनी जी ने मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। वही गाड़ी में आरव ने कुछ पल तक अपनी आंखें बंद कर ली थी। शायद उसकी आंखें पहली बार अपना जवाब दे रही थी, क्योंकि उनमें पहली बार अपने फर्ज पर लौटते वक्त उन आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। इशिका उसकी कमजोरी नहीं थी, वो तो उसकी ताकत थी। इशिका वो थी जो सीधा उसे टक्कर दे सकती थी। उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी मोहब्बत का सरेआम ऐलान कर सकती थी। उसकी आंखों में देखकर ही उसके गुस्से को मुस्कुराते हुए सह सकती थी। इशिका पहले से काफ़ी बदल चुकी थी। न ही वो पहले की तरह गुस्सा करती थी और ना ही उसके अंदर कोई बदले की भावना था। उसकी ज़िंदगी में अब सिर्फ खुशी और मुस्कुराहट ही थी। वो एक अलग ही लड़की बन गई थी। अगर उसकी किसी चीज़ में बदलाव नहीं आया था तो वो था उसकी दीवानगी में, उसकी चाहत में। वो पहले भी वही थी और आज भी और आगे भी ऐसी ही रहेगी, चाहे वक्त कितना ही बीत जाए। रोनित तेज भी अपनी छुट्टी खत्म होते ही वापस अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। ताहिरी ज़्यादातर अब अपने डॉक्टर के फ़र्ज को निभाती थी। उसकी शादी होने के बाद भी ताहिरी ने इशिका का पीछा नहीं छोड़ा था। मिसेज मेहरा चाहती थी कि ताहिरी उनके पास ही रहें, वही काम करे जहां वो है, लेकिन ताहिरी की फर्स्ट प्रायोरिटी, उसका पहला काम, उसका पहला फ़र्ज इशिका थी। नए रिश्ते में बंधने से वो उन्हें नहीं भूल सकती थी। इशिका को हमेशा प्रोटेक्ट करना ही उसका काम था, तो उसने वही करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखती, और वो ये सब इसलिए कर पा रही थी क्योंकि मिस्टर मेहरा, मिसेज मेहरा और सौरभ ताहिरी को पूरा सपोर्ट करते थे। कभी कभी ताहिरी को अपनी किस्मत पर शक होता था। ये खुशियाँ उसने खुद पाई थी। रोशनी भी अपने काम और अपने परिवार में घुल मिल गई थी। ताहिरी कभी कभार उसे अपने पास खींच लेती थी, जिस वजह से उसकी और रोशनी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और इशिका कभी कभार रोशनी से परेशान हो जाती थी, क्योंकि ताहिरी अगर उसे परेशान करती थी तो रोशनी उसे हिदायतें देते हुए नहीं थकती थी। उन सबको उन सब का प्यार और उनके हिस्से की खुशियाँ मिल चुकी थी, खासकर इशिका और आरव को। इशिका एक वो शख्स थी जिसके जीने का मकसद सिर्फ उसका बदला था। उसके लिए चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़ा था, वो सिर्फ उस बदले के लिए जिंदा थी। लेकिन बीच में ही वो किसी ऐसे शख्स से टकराई गई जिसकी वजह से उसके जीने का मकसद ही बदल गया। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग बिना किसी मकसद के, बिना किसी मतलब के अपनी ज़िंदगी जीते हैं या उसे काटते हैं, लेकिन इशिका वो थी जिसे जीने के लिए वजह चाहिए थी, क्योंकि उसे ज़िंदगी को जीना था। और उसने ज़िंदगी जीना तभी शुरू किया जब उसने अपनी ज़िंदगी में आरव को आने दिया। और आरव वो शख्स था जिसके जीने का मकसद सिर्फ अपने देश की सेवा करना था, उसे प्रोटेक्ट करना था, उसके लिए अपना सब कुछ देना था। अगर उसे मरना भी हो तो भी वो सिर्फ शहीद होकर ही मरना पसंद करेगा। इसलिए वो किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा किसी ने होने नहीं दिया। वो तो तब तक अकेला रहना चाहता था जब तक वो शहीद ना हो जाएं या उसकी पूरी ज़िंदगी उसके फ़र्ज के नाम ना हो जाएं। इसलिए वो हमेशा उन रास्तों से ही दूर रहता जो उसे एक नए एहसासों तक पहुंचाता था। लेकिन क्या पता था कि वो खुद ही उन पर चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। किसी की दीवानगी ने, किसी की मोहब्बत ने ना ही सिर्फ उसे उन रास्तों पर लाया, बल्कि उसे उन रास्तों के जरिए एक नई मंजिल तक पहुंचा दिया था। वो उसकी वजह से एक फ़र्ज के अलावा भी एक नई ज़िंदगी, एक नई दुनिया को जान गया। अपने फ़र्ज के अलावा भी किसी से प्यार करने लगा। प्यार को जान गया था। वो समझ गया था कि ज़िंदगी में ये भी बहुत ज़रूरी है। दी एंड। कुछ सालों बाद एक छोटा सा लड़का, करीब 5-6 साल का होगा। उनके चेहरे पर डर नज़र आ रहा था, हद से ज़्यादा डर। शायद वो किसी का ऐसा रूप देख रहा था जिस रूप की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
कमाल की बात तो ये थी कि उसकी जगह अगर कोई और होता तो वो बच्चा अब तक बेहोश हो चुका होता, लेकिन वो अभी भी खड़ा था और अपने सामने किसी को खून से लथपथ देख रहा था। जो किसी से लड़ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी, जिसके सर पर खून सवार था, जो अपने होश खो चुकी थी। उसकी खूबसूरत आंखें खून के जैसी लाल थी, जिसकी आंखें आग उगल रही थी। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे। वो कोई और नहीं बल्कि डार्क क्वीन थी, जिसके चेहरे पर खून की कई सारी छींटें पड़ी हुई थी। वो लड़का एकटक अपनी माँ को देखे जा रहा था। उसकी आंखें डर और आंसुओं से भरी हुई थी। तभी उसके कानों में एक तेज आवाज आई, भाई। उसने दूसरी तरफ देखा जहां उसकी ही उम्र की एक छोटी सी लड़की के सर पर गन लगी हुई थी। ये देखकर वो जल्दी से उसकी तरफ भागा। वो रोते हुए जोर से चिल्लाया, माँ। तब तक एक तेज गोली की आवाज़ उसे सुनाई दे गई थी। वो सामने देखते हुए रुक गया था। उसके पैर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे और एकदम उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते गिरते उसकी आंखें बस उस लड़की को देखे जा रही थी। थैंकिंग यू सो मच आप सबका इसे रीड करने के लिए। थैंक्स कि आप सब ने इसे शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा, और माफ़ कर दीजिएगा आप सबको इतना इंतज़ार करवाने के लिए। हाँ, ये स्टोरी बहुत पहले एंड हो जानी चाहिए थी, लेकिन बीच बीच में ऐसा हुआ कि मैं चाहकर भी इसे एक ही बारी में एंड नहीं कर सकें। मेरे साथ शुरू से लेकर अब तक इस स्टोरी को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी देखने को मिली थी। किसी ने इस स्टोरी की फीमेल लीड को काफ़ी बुरा भला भी कहा, तो इस स्टोरी को कॉपी तक कहा, तो काफ़ी गालियाँ भी मिली, तो कभी कभार इसे पूरा ही हटाने का दिल किया। इस स्टोरी को लेकर काफ़ी कुछ हुआ। देखिए, ये सिर्फ एक काल्पनिक स्टोरी थी, तो इसे अपने दिल पर मत लीजिएगा। बहुत से लोग इससे इमोशनली जुड़े भी हो गए, उनसे मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि उन्होंने इसका इतना इंतज़ार किया। काफ़ी व्यूअर चाहते थे कि इशिका और आरव के बच्चे भी शामिल किए जाएं। वो भी ऐसा होता, लेकिन इसे कंप्लीट करने के लिए कहा गया है, इसलिए हम इसे यही बंद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सब चाहते हैं कि आपको इनकी स्टोरी और देखने को मिले तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा। सीज़न 2 आप सबके लिए ज़रूर आएगा। नहीं, सीज़न 2 आएगा ही ज़रूर आएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें मिस हुआ है जो उसमें पूरा होगा। तो प्लीज़ आप सब थोड़ा और वेट कर लीजिएगा। अगर आप सब सीज़न 2 चाहते हैं तो आप सब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। सच कहूँ तो मैं इसे काफ़ी वक्त पहले ही बंद कर देती, लेकिन आप सबकी वजह से इसे यहाँ तक मैं ला पाई हूँ। आप सबका जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। हो सके तो अपनी नाराज़गी थोड़ी कम कर दीजिएगा। आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। इशिका और आरव को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पूरी स्टोरी याद हो, प्लीज़ पूरी स्टोरी में से आप सबका फेवरेट पार्ट ज़रूर बताएगा, और प्लीज़ रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अगर आप सब सीज़न 2 चाहते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सीज़न 2 आएगा तो वो तभी पब्लिश किया जाएगा जब उसके प्रॉपर चैप्टर्स हो जाएंगे। एक और बार थैंक्स आप सबका।